मेनली लोग रिलेशनशिप में आते क्यों हैं? क्योंकि हम जो देखते हैं लव का कंसेप्शन, लव का आइडिया कि भाई देते रहो देते रहो देते रहो, अनकंडीशनल स्टेट ऑफ गिविंग। मूवीज में भी दिख रहा है कि साला प्यार हो गया तो बस अब तो अगर नहीं मिला तो बर्बाद, या दूसरे एक्सट्रीम पे मेरा नहीं तो किसी का नहीं। यहाँ पे मैं ना थोड़ा सा बॉलीवुड से नाराज भी रहता हूँ कि आप सफरिंग को, इन इश्यूज को रोमांटिसाइज क्यों कर रहे हो। क्या कबीर सिंह की स्टोरी इस तरीके से क्या आप नहीं कर सकते थे? वो बंदा अगर ब्रेकअप हुआ भी उसको एक्सेप्ट करो ना। व्हाई यू हैव टू पुश अवे योर पीपल इन सफरिंग? इस सब में एक बंदा रिलेशनशिप में क्यों आता है? आपको रिलेशनशिप में तो आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? क्योंकि आपकी नीड है भाई, ज़रूरत है आपको। खाना क्यों खाना है, ये तो सवाल हुआ, खाना क्यों खाना है। अब हम इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से भी अगर देखो, हम सर्वाइव ही इसलिए कर पाए क्योंकि हम क्लोज नेट्स में रहे। अकेला इंसान सर्वाइव नहीं कर पाया। मैं बहुत उदास हूँ, परेशान हूँ, मेरे को कोई चाहिए सहारा देने वाला। तो फिर एक सवाल मैं चाहता हूँ कि अगर कोई भी इंसान है जो ऐसा सोचता है, आप खुद से बस एक सवाल करो, आपको अपने जीवन में प्यार चाहिए या दया चाहिए? तो स्टार्ट हम थोड़ी ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक से करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, रिलेशनशिप, ठीक है। मेनली लोग रिलेशनशिप में आते क्यों हैं? जस्ट बिकॉज कि उनको लोनलीनेस से डर लगता है, उनको एक वॉइड भरनी है, या फिर कोई और रीज़न है? यार सबसे पहले ना, रिलेशनशिप का हमारे लिए ना मतलब क्या है ये मायने रखता है, ठीक है, कि हम रिलेशनशिप को किस तरीके से देख रहे हैं। ठीक है, अगर हम लव रिलेशनशिप के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लव और रिलेशनशिप को क्या अलग अलग करके देख पा रहे हैं? क्योंकि हम जो देखते हैं लव का कंसेप्शन, लव का आइडिया, ठीक है, कि भाई देते रहो देते रहो देते रहो, जैसे हमारे हिंदू फिलोसफीज में भी देखते हैं अनकंडीशनल स्टेट ऑफ गिविंग, ठीक है। मूवीज में भी दिख रहा है कि साला प्यार हो गया तो बस अब तो अगर नहीं मिला तो बर्बाद है ना, या दूसरे एक्सट्रीम पे मेरा नहीं तो किसी का नहीं, है ना। ठीक, अब हम रिलेशनशिप में आ जाओ। हम रिलेशनशिप को किस तरीके से देखते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है रिलेशनशिप की, ठीक है, कि हम रिलेशनशिप में हम तो कुछ चाह रहे हैं, हमें ABC चाहिए इस इंसान से, ठीक है, इस इंसान को भी तो कुछ चाहिए होगा ABC, ठीक है। क्या हम वो चीज़ें दे रहे हैं इसको ABC, और इसको जो चाहिए क्या वो हम दे पा रहे हैं इसको, ठीक है। अब हम फोकस्ड किस पे हैं, हमें ये चाहिए तुमसे, नहीं मिलेगा झगड़े शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें ये चाहिए था तुमसे, ये हमें तुमसे मिला नहीं। अब हमने खुद से ये सवाल नहीं करा कि यार क्या हमें वो दे पाए जो इसको चाहिए था। ठीक, अब रिलेशनशिप के और बेसिक्स में चले जाओ, ठीक है। कम्युनिकेशन, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ठीक है, कि अब ज़्यादातर लोगों को जो मैं देखता हूँ कि यार कोई भी जैसे बात हुई, किसी बात पे अगर आपके बीच में एग्रीमेंट नहीं है तो आप किस तरीके से बात कर रहे हो, अगर झगड़ा हुआ तो क्या कर रहे हो, आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो सामने वाले को। और ये दोनों जेंडर्स में कॉमन है, ठीक है। जो मैंने बोला था अभी कुछ देर पहले कि ना आपके ये जो तरीके बन रखे हैं, ठीक है, लोगों के साथ रहने के, लोगों के साथ डील करने के, ठीक है, आप कभी इन तरीकों पे सवाल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो कि आपकी बंदी हुई तो आप सब कुछ भूल गए, अब बस दिन भर उसी के साथ बैठ के बतिया रहे हो, हाँ, है ना। हाँ। तो अब आपको ये समझना पड़ेगा कि यार इसके साथ रहने से कुछ तो मेरे को छोड़ना पड़ रहा है, हाँ, ठीक है। अब क्या वो मुझे चाहिए था, वो जरूरी तो है ही भाई, है ना, वो छूटेगा, एहसास तो होगा कि यार वो छूट रहा है मेरे हाथों से, मेरे वक्त से। तो जब उसकी कमी खलेगी ना, तो फिर आप आओगे इधर पे कि इधर जो आपको बिल्कुल बगल में बैठा के रखे थे ना हमेशा, चारों वक्त घंटों भर, अब आपको लगेगा कि यार ये इतना क्यों पास है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या आएगी ना इन दो लोगों के बीच में, आपको शायद एहसास हो जाए कि ये ज़्यादा हो रहा है, पर सामने वाले को अगर नहीं हुआ, फिर वहाँ पर लड़ाइयाँ शुरू होती हैं। वहाँ पे लड़ाई शुरू होगी। अब अगर आप सही तरीके से इस लड़ाई को एड्रेस कर ले गए, हाँ, तो ठीक है कि आपने बात करी। अब ज़्यादातर लोग तो हम लोग बैठ के बात ही नहीं कर पाते हैं। सामने वाले ने अगर आपसे कोई सवाल किया, आप क्या बिना ट्रिगर हुए, बिना डिफेंसिव हुए बात कर पा रहे हो? सामने वाले ने आपसे बोला कि यार तुमने ऐसा ऐसा करा था, अब हमारा पहला ही रिस्पॉन्स क्या होता है, नहीं मैंने तो ऐसा नहीं करा, या फिर क्या हो सकता है उसके अलावा, मैंने जो किया क्या तुम्हें उससे बुरा लगा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर मैंने जो किया वो इस वजह से हो गया था, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। क्या आप इस तरह से बोलते हो? नहीं, मेजॉरिटी लोग नहीं बोलते, वो डिफेंसिव हो जाते हैं। वो डिफेंसिव हो जाते हैं, फिर वो रिलेशनशिप के आपकी फिर समस्याएं खड़ी होती हैं। अब यहाँ से एक और फिर चैप्टर खुल के आता है कि अब जब कोई एक प्रॉब्लम आई, अब उस प्रॉब्लम से आप डील कैसे कर रहे हो, ठीक, आपके तरीके क्या हैं उस प्रॉब्लम से डील करने के, जिसको हम कोपिंग बोल देते हैं, कोपिंग में, है ना, कोपिंग मैकेनिज्म। कि आपकी लाइफ में रिलेशनशिप इश्यूज आए मान लो, ठीक है,
अब उसको सबसे बेस्ट तरीका ये था कि आप बैठ के बात करो, कॉमन ग्राउंड्स निकालो, थोड़े कॉम्प्रोमाइजेस आप करो, थोड़े कॉम्प्रोमाइजेस सामने वाला इंसान करेगा, सॉर्ट हो जाएगा। अब आप ये नहीं कर पाते, अब आप क्या करोगे? आप दोस्त को फ़ोन लगाओगे, भाई यार बंदी से लड़ाई हो गई। हाँ, ठीक, अब क्या गारंटी है वो दोस्त अक्लमंद है, आपको सही सलाह दे रहा है? कैसे पता? क्योंकि जैसे आप हो वैसे ही तो आपका दोस्त होगा ना। हो सकता है आपसे बेहतर हो, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं बुरी ही सलाह देगा, पर क्या गारंटी है कि बेकार नहीं होगी उसकी सलाह? अब चूंकि उस पर आपका भरोसा है, आपने आंख मीच के उसको मान लिया। आप निकल गए शराब पीने, आप निकल गए दारू पीने, आप निकल गए किसी और से बात करने। तो कहने का मतलब ये है कि रिलेशनशिप इश्यूज़ की जब हम बात करते हैं या हम किसी भी इश्यूज़ की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो उसका अगर हम सही तरीका से अगर नेविगेट करें, ठीक है। और फिर एक चीज़ ये भी आ जाती है कि अब जब टीनेज में हमें होता है, ठीक है, होता तो हम सबको ही है। अब उस वक्त पे क्या है ना कि एक, अब यहाँ पे ना मीडिया का रोल आता है थोड़ा सा, मूवीज़। यहाँ पे मैं ना थोड़ा सा बॉलीवुड से नाराज़ भी रहता हूँ कि आप जो आइडियलाइज कर रहे हो, हाँ, वो इन्फ्लुएंस कर देता है बहुत। आप वही कि आप सफरिंग को, इन इश्यूज़ को रोमांटिसाइज क्यों कर रहे हो? क्या एक पिक्चर ऐसी नहीं बननी चाहिए जिसमें इंसान के जीवन में तकलीफ बनी है? ऐसा नहीं कह रहा बनी नहीं है, अच्छी अच्छी पिक्चरें हैं, पर देखो ना कितनी कम है वो पिक्चर है। क्या कबीर सिंह की स्टोरी इस तरीके से क्या क्या आप नहीं कर सकते थे? वो बंदा अगर ब्रेकअप हुआ भी उसको एक्सेप्ट करो ना आप, वक्त के साथ उससे अच्छे से डील करो, लोगों से बातचीत करो। वाई यू हैव टू पुश अवे योर पीपल इन सफरिंग? दैट्स माई क्वेश्चन। आई अंडरस्टैंड यू आर डूइंग इट, आई अंडरस्टैंड द टाइम यू आर इन, वो मुश्किल है आपके लिए, आई अंडरस्टैंड, पर पूछो ना खुद से ये क्यों ऐसे हालात बने मेरे लिए? कहाँ से आ रही है ये वाली लर्निंग? ऐसा क्या देखा था मैंने कि मेरे दिमाग में ये सेट है कि अगर ये इंसान नहीं मिलेगा तो मैं जीवन भर अकेले रहूंगा, मैं खुद को बर्बाद कर लूंगा? ये कहाँ से आ रहा है आपके अंदर? नहीं, जब आपने अभी ये पॉइंट बोला ना कि बॉलीवुड ये चीज़ें, कोई भी मूवी या हॉलीवुड हो गया, कोई भी मूवी इंडस्ट्री ये फैंटेसाइज करती है या ये एक आइडलाइज कर देती है ये सफरिंग को। मैं अभी सोच रहा हूँ क्योंकि मैंने भी बहुत टाइम बाद एक मूवी देखी थी, परफेक्ट डेज। उसमें नॉर्मल है, कुछ ज़्यादा ऐसा हाई फाई नहीं हो रहा, बहुत मंडेन लाइफ है। एक बंदा है, स्पॉइलर अलर्ट, एक बंदा है वो टॉयलेट स्वीपर की जॉब कर रहा है और वो वही कर रहा है, उसमें कुछ नहीं था, ठीक है। वो मूवी मैंने देखी, वो शायद ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुई थी और बहुत अच्छी मूवी गई थी, बहुत नाम हुआ था उसका। वो बहुत मंडेन मूवी थी, सबकी डिसअपॉइंटमेंट थी उसके साथ, मेरी भी डिसअपॉइंटमेंट थी देखने के बाद। मैंने यार ये क्या है, इसमें इसका नाम इतना चल क्यों रहा है, क्योंकि मंडेन थी। अब जो आप बोल रहे हो ना कि आइडलाइज, हाँ, क्योंकि नॉर्मल लाइफ यही होती है, तुम्हें एक प्रॉब्लम मिलती है तो मुझसे डील करना होता है, अगर वो होती है तो ठीक है, नहीं होता है तो उससे सफरिंग से डील करना पड़ता है, उससे रहना पड़ता है, उसको फेस ऑन करना पड़ता है, उसको हेड ऑन लेना पड़ता है। राइट। तुम उसके खिलाफ जा नहीं सकते, नॉर्मल लाइफ ये होती है। इररिस्पेक्टिव ऑफ मूवी की, तुम्हें एक प्रॉब्लम मिली, तुमने उसको वो लड़ा बड़े और तुम जीत गए, वो बहुत कम चांसेस होते हैं। नहीं, मैं यहाँ पे जो आप नॉर्मल लाइफ बोल रहे हो, मैं इसको नॉर्मल ना बोल के ना हेल्दी लाइफ बोलूंगा। कि किसी भी कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है, आप उससे निपटने के दो तरीके हैं आपके पास। तीसरा भी है कि निपटो ही नहीं, भाग खड़े हो। वो भी फिर दूसरे में आ जाता है, अनहेल्दी वाले में, ठीक है। कि एक प्रॉब्लम आई, आपका ब्रेकअप हुआ, कोई आपको छोड़ के गया, कोई तकलीफ आई, ठीक है। अब हेल्दी तरीका क्या है? सबसे पहले आप खुद पे उन चीज़ों को पकड़ो, सबसे पहले तो जो आपके हाथ में है। अब आपके हाथ में क्या है? सबसे पहले तो आप खुद खुद पे काम करो, खुद पे काम करो। अब खुद पे काम करो भी बहुत बाद में आएगा, सबसे पहले तो आप खाना पीने को पकड़ लो, आराम को पकड़ लो। ये सबसे पहले तो तबाह तो यही सारी चीज़ें हो रही होती है ना। खाना बेकार हुआ, मन नहीं कर रहा खाने का, नींद रात रात रो के आंखें सूज गई, ठीक है, पानी नहीं पी रहे। अब इन तीन चीज़ों से कहाँ कितनी गड़बड़ शुरू होगी, अब ये देखो हेल्थ प्रॉब्लम शुरू होंगी, ठीक। वो लूप होल बनते जाता है, फिर एक पेंडोरा बॉक्स सा खुल जाता है प्रॉब्लम्स का, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और आप ऐसे, और यहीं से होपलेसनेस फिर शुरू होती है कि अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई ना एक साथ, अब डील कैसे करूंगा, मैं किससे डील करूं? और इसीलिए मैं कहता हूं कि आपके लाइफ में जब भी कोई एक भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी तरह की, ठीक है, हाइपर विजिलेंट हो जाओ, बिल्कुल ऐसे हो जाओ कि यार चौकन्ने हो जाओ बिल्कुल, अब कि ना अब एक आई है तो अब दूसरी आएगी ही। यू कैन नॉट अवॉइड इट, यू कैन नॉट एरेडिकेट द फैक्ट ऑफ इट कि नहीं आ ही नहीं सकती, आएगी, ठीक है। इसीलिए अब आप सबसे पहले उन चीज़ों को पकड़ो जो आपके हाथ में है। क्योंकि आपने खाया पिया नहीं, आपकी हेल्थ खराब हुई, अब क्या हुआ? अब स्टूडेंट हो, मान लो सपोजिटली आप स्टूडेंट हो, परसों एग्जाम लगाए, नंबर बेकार आएंगे,
अब नंबर बेकार आए तो क्या, घर में कलेश शुरू, बटरफ्लाई इफेक्ट हो जाता है फिर वो। चलते ही चला जाएगा, चलते ही चला जाएगा। इसीलिए ना सबसे पहले आप पकड़ लो, ये अब हेल्दी तरीका है। अब ये नहीं कह रहा कि ये आसान होता है, तो फिर मैं तो सीधा बात बोलता हूँ कि भाई किसने कहा था जीवन आसान होने वाला है? कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कोई पेपर है रिटन है? ठीक है। दूसरा आपका अनहेल्दी तरीका कि आप पहले तो भाग खड़े हो गए, इनकार ही कर दिया, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। अब अगर हो भी गया, आप उससे निपट कैसे रहे हो? बुरा लग रहा है तो क्या कर रहे हो? घंटों रीले देखते रहते हो बैठ के। ठीक है। फिर आपका ये वाला इधर सब्सटेंस में चले गए, आप नशे वगैरह करने लगे। ठीक। आपने इमोशंस को एक्सेप्ट फील ही नहीं करना चाहते, आप फील ही नहीं कर रहे, आप इमोशन क्या फील कर रहे हो? ठीक है। वो अंदर पड़ा रहेगा। ठीक है। अब वो कुछ तो करेगा ना अंदर पड़ा पड़ा, आप निकाल ही नहीं रहे कहीं बाहर, ना तो किसी से बात कर रहे हो, ना आप किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जहाँ पे वो आपको महसूस हो या वो इमोशन बाहर निकल सके। अंदर रहेगा तो परेशानी खड़ी होगी आपके लिए, और फिर आप भड़बड़ाओगे कि ऐसा क्यों हो रहा, वैसा क्यों हो रहा, फिर आप किस्मत को दोष दोगे, ऊपर वाले को दोष दोगे, फलाना ढिमकाना, चलता रहेगा ये। इस सब में एक बंदा रिलेशनशिप में क्यों आता है, मतलब मेन कॉज क्या है रिलेशनशिप में? एक इंसान क्यों आना चाहता है? वो आसपास के इन्वायरमेंट है इन्फ्लुएंस होके, वो देख दाख के, वो ना हर्ड मेंटेलिटी, या फिर वही वाली कि अकेलापन फील हो रहा है, देखो या अकेले के साथ रहना नहीं आता लोगों को? देखो आपको रिलेशनशिप में तो आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? क्योंकि आपकी नीड है भाई, जरूरत है आपको। खाना क्यों खाना है, ये तो सवाल हुआ, खाना क्यों खाना है? रिलेशनशिप नीड कैसे? मैं आ रहा हूँ उस पर, मैं आ रहा हूँ। ठीक है। अब मैं कहूँगी खाना क्यों खाना है? हाँ। ठीक है। खाने के लिए आपके पास 10 ऑप्शंस हैं। ठीक है। पर क्या आपको इतनी भूख लगी थी? नहीं। क्या आपको, पर चूंकि सामने वाला दिख रहा था खाते हुए तो मैंने भी खा लिया। ठीक है। जरूरत से ज़्यादा खाओगे तो परेशानी होगी। ठीक है। अब जब हम नीड्स, मैंने नीड क्यों बोला, साइकोलॉजी में एक थ्योरी आती है, बहुत सरल सी थ्योरी है, मैस्लो हायरार्किकल नीड थ्योरी है। ठीक है। वो नीड्स को कि इंसानी जो मोटिवेशन है, मोटिवेशन आती है आपकी नीड्स से। ये आप कोई भी काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको किसी एक चीज़, उस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है। वो नीड्स को रखते हैं स्टेप वाइज ऑर्डर में। सबसे पहले आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स, खाना पीना भूख प्यास। ठीक। फिर अब जब ये हो जाएगा तो आपका हो गया सिक्योरिटी, छत भी तो, ऐसा तो नहीं कोई आके मैं मार के चला जाएगा। ठीक। अब यहाँ से आएगा हमारा, फिर आएगी हमारी बिलोंगिंग नीड, कि क्योंकि अब हम इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से भी अगर देखो, ठीक है, हम सर्वाइव ही इसलिए कर पाए क्योंकि हम क्लोज नेट्स में रहे। अकेला इंसान सर्वाइव नहीं कर पाया। ठीक है। ये तो आपके फिर टॉक्सिक पॉजिटिविटी की बातें हो जाती हैं कि भाई अकेले और सर्वाइव नहीं है। ठीक है। वो है पर वो अलग जगह पे है, आप इधर बेसिक ह्यूमन फंक्शनिंग पे उसको एम्प्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। आप एक खुद बताओ, क्या आप अकेले ये जो कर रहे हो, ठीक है, कर पाते? बहुत टफ, बहुत टफ। एग्जैक्टली, दैट्स माई पॉइंट। मैं भी अगर यहाँ बैठा हूँ, मैं भी इस वक्त भले ही अकेले दिख रहा हूँ, पर मेरे पीछे कई सारे लोगों के एफर्ट्स हैं, इंक्लूडिंग माई फैमिली, इंक्लूडिंग माई फ्रेंड्स। ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके होने से मेरी लाइफ में वो हालात हैं, जो हालातों की वजह से मेरी ज़िंदगी इतनी आसान हो पाई कि मैं ये काम कर पा रहा हूँ जो मैं अभी कर रहा हूँ। अगर वो नहीं होते तो ऐसा नहीं है कि यार मैं ये कभी कर ही नहीं पाता, पर बहुत मुश्किल हो जाता मेरे लिए, और शायद को मैं कर भी नहीं पाता, मैं हार मान जाता। ये इसलिए वो हमारी एक ज़रूरत है। पर अब वही है कि आप ज़रूरत को किस तरीके से पूरी करते हो, आपके तरीके क्या हैं वो ज़रूरत को पूरी करने के। कि आपको रिलेशनशिप चाहिए, ठीक है, उसका रीज़न आपके लिए क्या है? कि यार मैं चाहता हूँ मेरे जीवन में कोई हो जिसके साथ मुझे अच्छा लगे। ठीक है। अब मैं यहाँ पे सवाल करता हूँ कि आपको अकेले अच्छा नहीं लग रहा? हाँ, लोगों को अपने साथ अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे फिर समस्या है, वो अपनी इकलौता उसमें रह नहीं पाते। हाँ, यहाँ पे समस्या, यहाँ पे ये समस्या इस वजह से है, आपके जीवन में कुछ भी और अच्छा था नहीं। ठीक है। एक इंसान आया, उस इंसान ने आपके लिए जीवन में बहुत बहुत अच्छाई भर दी। अब आप पूरी जीवन की अच्छाई के लिए उस पर निर्भर हो। अब आप अपने तो दुश्मन हो ही, आप उसके भी दुश्मन हो। आप उसके दुश्मन क्यों हो? ये बिल्कुल उसकी तरह सोचो कि एक बच्चा है, ठीक है, एक नवजात शिशु होता है। क्या उस वक्त उसकी माँ कुछ और कर पाती है? नहीं ना, पूरा टेंशन बच्चे क्योंकि वो पूरी तरीके से उस पर डिपेंडेंट है। हाँ। अब आप खुद सोचो, एक 17 साल का लड़का है, अब 24 साल का लड़का अपने पार्टनर पे, या लड़की भी, मैं ये नहीं कह रहा कि लड़की भी अगर अपने पार्टनर पे पूरी तरीके से आप डिपेंडेंट हो जाओगे, आपके पास तो कुछ और है नहीं करने को, आप तो कुछ कर नहीं पा रहे, या आपने करना नहीं चाहते, जो भी रीज़न है,
ठीक है, आप दूसरे को भी नहीं करने दोगे। हाँ, उस एक सफोकेशन हो जाती है फिर उस साथ दूसरे वाले बंदे के लिए, एक वो हो जाता है कि बोझ टाइप का लगने लगता है। एग्जैक्टली। अब क्या होता है ना कि रिलेशनशिप पे स्टार्टिंग में तो ये क्यूट क्यूट लगेगा, हनीमून फेज, हनीमून फेज, उसके बाद उतरेगा ना, उतरेगा। हाँ हाँ, फिर क्या करोगे? वो टफ रहता है बहुत। फिर क्या करोगे? वहां फिर होती है दिक्कत शुरू। कि मैं कहता हूँ ना कि यार, जैसे हम पिक्चरों में देखते हैं ना बॉलीवुड वाली, कि प्यार हुआ शादी हो गई, कहानी खत्म। असली कहानी तो वहां शुरू हुई है मेरे दोस्त, असली कहानी तो वहां शुरू होगी। वहाँ होता है फन एलिमेंट, कैसा रहा जाएगा। एग्जैक्टली। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपका रीज़न सिर्फ यही है कि मैं बहुत उदास हूँ, परेशान हूँ, मेरे को कोई चाहिए सहारा देने वाला, तो फिर एक सवाल मैं चाहता हूँ कि अगर कोई भी इंसान है जो ऐसा सोचता है, आप खुद से बस एक सवाल करो, ठीक है, आपको अपने जीवन में प्यार चाहिए या दया चाहिए? टफ वन, हार्ड पिल टू स्वॉलो हो जाएगी ये। आप पूछ लो भाई क्या चाहिए आपको। अगर आपको प्यार चाहिए, ठीक है, तो क्या आपको देने के पास आपके पास देने के लिए है? क्योंकि देखो, रिलेशनशिप सोशल एक्सचेंज प्रोसेस है। यू कैन नॉट अवॉइड द फैक्ट कि लेना देना होते ही नहीं है रिलेशनशिप्स में, नहीं हटा सकते। हाँ, अब मसला ये है कि फाइनेंशियल लेवल पे भी होगा, फिजिकल लेवल पे भी होगा, इमोशनल लेवल पर भी होगा, इंटेलेक्चुअल लेवल पे होगा, कई सारे लेवल्स पे लेना देना तो चलेगा, ठीक है। आप एक्सपेक्ट करो सामने वाला आपको दे, ठीक है, आपके पास क्या है ऑफर करने के लिए उसको? आपके पास तो दुख 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 दुख, तकलीफें 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 हैं, उसके अलावा तो और कुछ है नहीं आपके पास देने को। सभी लोग हैप्पी लोग से अट्रैक्ट होते हैं। एग्जैक्टली। क्यों रहे फिर कोई आपके साथ? कोई क्यों करेगा तुम्हें प्यार? कोई क्यों, और करे भी क्यों? ठेका ले रखा है क्या किसी ने आपका? और इस सब में वो कहाँ आता है जो लोग कहते हैं ना अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव होता भी है क्योंकि हर चीज़ एक सर्कमस्टेंसेस बेसिस पे होती है कि मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूँ, तुम मुझे बदले में कुछ दे रहे हो, चाहे वो बोल के हो या बिना बोले हो, वो होता है। तुम उसको इनएविटेबल है, तुम उसको मना नहीं कर सकते। तो इसमें लोग कहते हैं हम तुमसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं। उनका अनकंडीशनल की उनसे पूछना कि मतलब क्या है आपका अनकंडीशनल से? उनके लिए क्या आपको लग रहा है अनकंडीशनल का मतलब है कि मैं आपसे कुछ नहीं चाहता? ये कुछ का क्या मतलब है आपका? कि मैं आपसे कोई सेक्सुअल फेवर नहीं चाहता? क्या मैं आपसे कोई फाइनेंशियल फेवर नहीं चाहता? इन सब के बाद अगर हटा भी दोगे ना आप, इमोशनल फैक्टर्स का क्या? भावनात्मक संतुष्टि तो आपको मिल रही है ना, इमोशनल तो एक्सचेंज हो रहा है ना वहां पे। अगर मैं कहूं कि आपको अपनी पत्नी से बहुत प्रेम है, ठीक है, आपकी पत्नी है ना आपको कमा के दे रही है, या पति, दोनों, ठीक है, आपको ना कमा के दे रहा है, या आप कह दो चलो हम सेक्सुअली भी अट्रैक्टिव नहीं है भाई, अगर मिले भी तो भी ठीक, नहीं भी मिलेगा तब भी हम आपसे प्यार करेंगे, चलो हटा दिया मैंने ये भी, ठीक है, तो फिर क्या आपको उसके साथ अच्छा तो लगता होगा ना? अगर अच्छा नहीं लगता तो क्या लगता है? क्यों हो तुम? फिर क्यों ही हो? फिर पॉइंट क्या रहा? फिर क्यों हो तुम? फिर वैराग्य ले लो ना, खत्म करो बात को फिर तो। अब वैराग्य पे भी आएंगे हम, उधर भी आएंगे, अभी उधर भी आएंगे, ठीक है। फिर ये वाली बात होगी ना, फिर आपको कुछ तो मिल रहा है, ठीक है। अब अनकंडीशनल लव, ये हम बहुत ही ना स्पिरिचुअल कंटेक्स्ट में जब भी चले जाते हैं, जब हम बोलते हैं ना अनकंडीशनल लव, ठीक है, सोसाइटी लेवल पे ना अनकंडीशनल लव नहीं है, आप नहीं कर रहे अनकंडीशनल। माँ बेटे का प्यार, माँ बेटे का प्यार, मैंने शुभम, मैं इसको किसी भी थ्योरी से या मैं इसको किसी भी कही बात से नहीं बोलूँगा, ये जो आ रहा है मेरे एक्सपीरियंस से आ रहा है, मैंने देखा है ये होते हुए, ठीक है। मैंने अपनी नहीं, मैंने एक माँ को अपने बेटे के लिए ये बोलते सुना है कि बेटा तुम अगर मेरी कोख में मर जाते तो मेरे लिए अच्छा होता। मैंने ये सुना है बोलते हुए अपनी एक माँ को, और मैंने ये देखा है, एक नहीं कई सारी माँओं के साथ होते देखा है मैंने ये। तो वहां पे भी ना अनकंडीशनल लव है नहीं। कंडीशन क्या है जिस पे वो प्यार टिका हुआ है? में हमारे बूढ़े के सहारा टाइप्स, वो भी है। और दूसरा, आपको देख के तो क्या फील हो रहा है उस बच्चे को? कुछ तो यार यार मुझे हिट कर गया यार, बड़ा गंदा था ये, मेरी कोख में मर जाता, मेरे दिमाग में बैठ गई बात अब है। क्योंकि आप सोचो ना यार, एक 35 साल का लड़का या एक 30 साल का लड़का शराबी हो रखा है, नशे में पड़ रखा है, हाँ, ठीक है, आपका समाज में बदनामी करा रहा है, ठीक है, आप पे आके हाथ उठा रहा है, आपको ही मार रहा है, आप प्रेम करोगे यार उससे? मुझे लगता था एक माँ बेटे का रिश्ता ही होगा शायद, जो ट्रांजैक्शन नहीं होगा, यहाँ पर थोड़ा टफ हो जाएगा। पर ट्रांजेक्शन अगर ये तुम वाला हो गया ना, आउटकास्ट हो गए कि बहुत कम लोग होंगे, हो तो रहा है ना,
भी रहा है, ये भी डिनाई नहीं कर सकते। तो डिनाई इस बात को तो नहीं हटा सकते ना। बिल्कुल सही बात है, एक एक्सेप्शनल केस है, पर एक्सेप्शनल केस अगर है भी तो वो आपके अजम्पशन को तो कर रहा है ना अटैक, आप जो कह रहे हो। तो यही मैं कहता हूं कि आप अनकंडीशनल लव को डिफाइन कैसे करते हो, ठीक है, कि आप जो गिविंग की बातें कर रहे हो इसको आप डिफाइन कैसे कर रहे हो, वो उस पर डिपेंड करता है। वो उस पर डिपेंड करता है। एक माँ को अपने बच्चे को देख के भावनात्मक तौर पे अच्छा तो महसूस हो रहा है ना, वो नहीं होगा तो वो क्यों ही करेगी प्यार फिर, बताओ। ये तो थ्योरी भी है, ये तो हम इसमें भी देखते हैं, रिसर्चेस में देखते हैं, जब माँ एक देखती है बच्चे को, ठीक है, तो उसको जो वार्मथ फील होती है, ठीक है, उसको जो अच्छापन महसूस होता है, उसको जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, कि जैसे हमने देखा भी है ना, मूवीज़ वगैरह में भी देखा है कि यार लोग कहते, आपने ये बात भी सुनी होगी कि जब ये सवाल आता है कि इतना दर्द कैसे सह लेते हो, हाँ, है ना, इतना दर्द कैसे सह लिया, वो दर्द कुछ नहीं है उनके हिसाब से, उनकी आप बात भी सुनोगे कि यार जब मैंने अपने बच्चे को अपने कोख से लगाया, अपने पेट से लगाया, गले से लगाया, तो क्या मिला, कुछ तो मिला ना। वो ट्रांजैक्शनल नेचर या यूटिलिटी भी जो हम बोल देते हैं, यूटिलिटी बेस्ड, आपको फाइनेंशियल यूटिलिटी नहीं है उसमें, पैसा नहीं मिल रहा आपको, ठीक है, ये बच्चा आपके लिए डायरेक्टली कुछ नहीं कर रहा, डायरेक्टली नहीं कर रहा कुछ भी, पर इसको देख के आपको अच्छा तो महसूस हो रहा है ना यार। और यही तो है ना, हम किस लिए इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं, अच्छा महसूस हो। तुम इतनी सारी मेहनत क्यों कर रहे हो, मैं इतनी सारी मेहनत क्यों कर रहा हूँ। सो लाइफ इज ऑल अबाउट वैलिडेशन, चाहे वो दूसरों का हो या खुद का हो। देखो वैलिडेशन तो फिर ऐसा हो जाएगा कि यार वैलिडेशन को कैसे डिफाइन करोगे, क्योंकि तुम्हें अच्छा ही फील करना है, या तो मैं खुद से अपने आप के लिए अच्छा फील करूँ, या तो सामने वाला नहीं तो मुझे अच्छा उसके लिए फील फिर हम कराए। जॉय शब्द इस्तेमाल करेंगे ना, जॉय, आनंद, वैलिडेशन क्यों। वैलिडेशन तो मैं चाहता हूं तुम मुझे अच्छा समझो, वैलिडेशन कि मैं जो कर रहा हूं क्या मैं सही कर रहा हूं। सो व्हाट इज लाइफ ऑल अबाउट, अगर हम उसको समराइज करें तो, कर पाए तो? लाइफ देखो यार सबके लिए अलग अलग होगी, हम्म, ठीक है, फॉर मी लाइफ इज ऑल अबाउट जॉय, जॉय। मज़े। हाँ अब यहाँ पे आर्ग्यूमेंट आ जाते हैं, लोग आ जाएगा कि यार अच्छा तो क्या किसी को मार के मज़े मिलेंगे तो मार दोगे, बहुत वैलिड आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, पर अब ये तो मज़ा मेरा इस लेवल का है ना कि मेरे को किसी को मार के मज़ा आएगा ही नहीं। मॉरल और एथिक्स भी तो आ जाते हैं फिर वहाँ पर। और एक और चीज़ भी है ना कि आपने बोला कि किसी को मार के आपको मज़ा मिल जाएगा, ठीक है, अब चलो हम एक सिचुएशन इमेजिन करें कि यार आपका क्या कहते हैं, एक इंसान से लड़ाई चल रही थी बहुत ज़ोर से, ठीक है, और ये लड़ाई इतनी, जैसे हम ज़मीनों के केसेस में देखते हैं ना, ठीक है, तो इसको मार के ज़मीन आपको मिल जाती, ठीक है, मज़े मज़े, इसको आप मज़े के तौर पे देख रहे हो, हाँ। है ना, ठीक है, मज़े है, मार दिया आपने, ठीक है, मज़ा मिला, ज़मीन तो मिल गई, जमीन तो मिल गई, पर अब केस का क्या, अब जो गिल्ट फॉलो करेगी उसका क्या, अब जो समाज हत्यारा बोलेगा उसका क्या, गिल्ट सही में फॉलो करती है? तुम बताओ। नहीं, मैंने कभी मारा नहीं है, मतलब मैं सही में जानना चाहता हूँ। जो नहीं, देखो, guilt- लोग कहते हैं ना हाँ, कि हाँ। अगर तुमने कोई गलत काम किया तो तुम रात को सो नहीं पाओगे, तुम्हें गिल्ट होगा, पर जो एक बार करता है वो बार बार करते रहता है। साइकोपैथ ऐसे ही तो बनते हैं, उनको तो मजा आने लगता है आफ्टर सर्टेन पॉइंट पीरियड ऑफ टाइम। पहला कत्ल करते हैं उनको हेजिटेशन होती है, उनको बुरा लगता है, मे बी, मुझे नहीं पता, बट जब वो कंटिन्यूसली फॉलो करते रहते हैं इस रैपिड होल को, इस पाथ को, उनको दे गेट अ लॉट ऑफ जॉय। फिर तो हम थोड़ा सा बिना मारे रह नहीं हाँ, पाते फिर। नहीं ठीक सही है रो, पर अब यहाँ पे ना थोड़ा सा और घुसना पड़ेगा और अंदर, ठीक है, अब ऐसी बातें अब कि तो अब ये वो वाली बातें नहीं रह जाएंगी कि अब मैं बोल रहा हूँ तुम सुन रहे हो, या तुम बोल रहे हो मैं सुन रहा हूँ, मैं एक्सपर्ट बैठा हूँ बता रहा हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, हाँ, ठीक है, आई एम जस्ट अ लर्नर, हाँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी ना बातें फिर चली जाएंगी कि आप गिल्ट फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, ये तो फिर आपकी सोशल लर्निंग पे भी मैटर करता है, फिर आपके जीवन के हालात कैसे रहे। अगर जैसे हम एक्सट्रीम सिचुएशंस अभी अगर ना कंसिडर करें, थोड़ी बेसिक सिचुएशंस पे आए, थोड़ी जनरल सिचुएशंस पे आए, जो कि हम देख भी सकते हैं, फिर तुमने बोला कि मैं यार मारना मूरना तो बहुत बात की बात हो गई, हाँ, है ना, बेसिक कि में। है ना कि ठीक है, तो अब अगर हम देखें यार किसी के पैसे चुरा के आपको कैसा लग रहा है, आपको कैसा लगेगा, मुझे कैसा लगेगा, मैं नहीं चुराऊंगा यार, क्यों, क्योंकि मुझे ना तो ज़रूरत है, ना ही मेरी अब तक की सोशल लर्निंग, मेरी परवरिश, मेरे आसपास का नेटवर्क ऐसा है कि वो मुझे एनकरेज करे ये काम करने के लिए। मेरे को अगर पैसे की नीड भी पड़ेगी, मैं अगर ऐसे हालातों में कि मेरे पास नहीं भी है पैसा, तब भी मेरे दोस्त हैं जिनसे मैं मदद मांग सकता हूँ, चुराने की नौबत नहीं पड़ेगी मेरे को किसी को। पर अगर आप उन बच्चों का सोचो जिनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, वो क्या करेंगे, जिनका समाज ऐसा ही है
जो आसपास देख ही ये सब रहे हैं, ठीक है। क्योंकि भाई अब नीड पे आ जाओ, नीड फुलफिल करने के तरीके ही तो हैं आपके। क्योंकि मैं पेपर पढ़ रहा था 2013 या 2012 की बात है, यूएस का पेपर है, रेपिस्ट के इंटरव्यूज़ करे उन्होंने, ठीक है। तो वो इसको ना रेपिस्ट को किस तरीके से देखते हैं, वो कहते हैं कि भाई देखो आपकी भी नीड है, ठीक है, उसकी भी नीड है, यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि नहीं सेक्सुअल नीड नहीं होती, फिजिकल नीड है भाई आपकी, आपको चाहिए, ठीक है। अब एक नॉर्मल इंसान में, एक जो इसने जो रेपिस्ट नहीं है, ठीक है, और एक रेपिस्ट, अब दो ये इंसान है, इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, सेक्सुअल नीड, बी इट मैन बी इट वुमन, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब क्या है वो एक चीज़, एक को जो रेपिस्ट बना रही है और एक को एक जेंटलमैन बना रही है, नीड तो दोनों के पास है, इन दोनों के तरीके कि ये इस नीड को फुलफिल कैसे कर रहा है, लोगों के साथ अच्छे से रहता है, ये समझता है, बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करता है, कंसेंट को रिस्पेक्ट करता है, ये बिलीव करता है सस्टेनेबल रिलेशनशिप में, ये बिलीव करता है कि एक अच्छी रिलेशनशिप वो तब बाद में देखेंगे, ये होगा तो बहुत अच्छी बात है वगैरह वगैरह। इसको पता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि इसको कोई बताने वाला कभी रहा नहीं, इसने कभी से सीख ही नहीं पाया। अब ये नहीं कह रहा कि जस्टिफिकेशन नहीं है कोई भी, ठीक है, पर आप समझो, क्योंकि ना आपको प्रोसेस, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपको अगर ये सवाल करना है कि एक समाज में रेपिस्ट कहाँ से आ रहा है, तो आपको उस प्रोसेस को समझना पड़ेगा जहाँ से रेपिस्ट किसी क्यों बन रहा है, कोई 5 साल का बच्चा रेपिस्ट। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, अभी 10-15 दिन पहले की बात है, इधर कन्नॉट प्लेस का वीडियो है, उसमें कुछ फॉरेनर्स वीडियो बना रहे थे, तो देयर इज अ बॉय, 7-8 साल का बच्चा था, तो वो इम्प्रॉपर जेस्टर्स उनके सामने कुछ अजीब तरीके से वो जेस्टर कर रहा था, ठीक है। 2 लोगों ने वो वीडियो बनाया बच्चे का और बोलते हुए कि यार बच्चा कितना हरामी है, सॉरी हरामी, ठीक है, तो बच्चा कितना हरामी है, ठीक है। अब जब मैंने वो वीडियो देखा ना, तो मेरे को बहुत गुस्सा सा आया, बच्चे पे नहीं बल्कि उन 2 लोगों पे, क्योंकि आप समझो ना, आप जिस समाज में रह रहे हो वहाँ आपको बताया गया है कि किसी भी लड़की के आगे इस तरह से नहीं करना होता है, उसके समाज में बताने वाला है ही नहीं कोई। 8 साल का बच्चा अगर सड़क किनारे बैलून्स बेच रहा है, आप सोचो उसकी लाइफ के हालात क्या होंगे। स्कूल जा रहा होगा वो, कोई पढ़ाने वाला सिखाने वाला होगा उसके लिए। तो इस सब में तो वो हो जाएगा ना फिर कि मतलब ना चाहते हुए भी तो आप बच्चे को डिफेंड कर रहे होगे फिर वहाँ पर, और सोसाइटी आपके अगेंस्ट हो जाएगी। तो आपका सॉल्यूशन क्या है फिर? आप कैसे रोकोगे इस बच्चे को उधर तक जाने से? मैं बच्चे को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि हम करें क्या फिर। आपने बोला ये बातें, मैं आई नो मैं एक्सट्रीम बातें कर रहा हूँ, पर आप समझो ना, आपको रेपिस्ट के साथ जो करना है करो, आई डोंट केयर, बट व्हाट यू आर डूइंग फॉर द रेप इटसेल्फ, क्रिमिनल को आप करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आपका लॉ है, आई रिस्पेक्ट लॉ, ठीक है, लॉ जो कहता है उसके साथ वो होना चाहिए, ठीक है, मैं वो नहीं कह रहा, मैं तो एक सिंपल सा सवाल कर रहा हूँ, और रेपिस्ट कैसे ना आए। एग्जैक्टली क्योंकि हमारी अप्रोच जो होती है ना इन सारे इश्यूज को लेके, फिर चाहे हम मेंटल हेल्थ इश्यूज की बात करें, फिर चाहे हम ये क्राइम की बात करें, प्रिवेंशन के लिए आप क्या कर रहे हो? मैनेजमेंट तो आपका बहुत है, मैंने देख लिया, अब असल बात तो यह है कि आप मैनेजमेंट में भी नहीं कर रहे कुछ भी, ठीक है, मैनेजमेंट में भी देख रखा है कि आपके केसेस कैसे हाल होते हैं, ठीक है, जो कन्विक्ट हैं वो कहाँ घूम रहे हैं, तुम रहने दो, मुझे मत बताओ, ठीक है। मैं क्योंकि देखो मैं तो एक एजुकेशनलिस्ट हूँ, मैं खुद को एक एजुकेटर के तौर पे देखता हूँ, ठीक है। एज एन एजुकेटर मैं सवाल ये कर रहा हूँ आपसे, इस समाज से, इस पूरे सिस्टम से, आम जनता सबसे, कि आपने बोला कि ये इंसान गलत है, ये इंसान बुरा है, हैवान है, मैंने मान लिया, मैं भी वही कह रहा हूँ ये इंसान ने किया, क्योंकि उसका जस्टिफिकेशन हो ही नहीं सकता कोई भी, ठीक है। पर आप कैसे इंश्योर कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि यार हमारे पास तो और भी ऐसे बच्चे बच्चियां हैं ना जिनके साथ मैं नहीं चाहता कि ऐसा कभी हो, मैं नहीं चाहूँगा मेरी बहनों के साथ या मेरे दोस्तों के साथ ऐसा कभी भी हो इस समाज में, तो मैं कैसे इंश्योर करूँ कि वो ना हो? आपके मैनेजमेंट के प्रोटोकॉल्स पे मेरे को भरोसा रहा नहीं, भरे समाज में यार भरे लोगों के मर्डर हो जा रहे हैं, अभी वाला देखा आपने जो पार्लियामेंट में हुआ था, भाई कितना गंदा था यार वो। फिर तो मैं वो उधर तो रहा ही नहीं, आप एजुकेशन के लिए कुछ कर नहीं रहे, आप कैसे इंश्योर कर रहे हो इस बच्चे का? आप बताओ ना, इस बच्चे का क्या होगा, इस बच्चे का 7 साल का ये बच्चा है,
एज ए साइकोलॉजिस्ट आपको क्या लगता है कि जो क्रिमिनल्स होते हैं वो सोसाइटी से बनते हैं या एक इंडिविजुअल मेंटेलिटी होती है उनकी? सोसाइटी उनको शेप करती है, इंडिविजुअल बनाती है। मेंटेलिटी कैसे बनती है? सोसाइटी। फिर सवाल ही खत्म हो गया। ये तो बहुत लंबे समय डिबेट भी चली है साइकोलॉजी में, नेचर और नर्चर की। अब नहीं है, सालों पहले ख़त्म हो गई। कि सवाल ये है कि भाई आदमी जो है, मैं जो हूँ, ठीक है, मैं ऐसा पैदा ही हुआ था, या सोसाइटी ने बनाया। नेचर और नर्चर। तो अब ये तो भाई सबने एक्सेप्ट कर लिया कि 50-50 है। और एक हुए भी हैं, एक साइकोलॉजिस्ट भी हुए, एक बड़े इंसान हुए हैं यार, कुछ नाम मेरे दिमाग से मिस हो रहा है उनका। उन्होंने ओपनली बोल दिया कि भाई आप मेरे को 4 साल का बच्चा दे दो, कहीं भी पला हो, कैसा भी पला हो, मेरे को बता दो कि ये बनाना चाहते हो, मैं वो बना दूंगा उस बच्चे को। सोसाइटी इन्वायरमेंट का बहुत इफेक्ट पड़ता है। मतलब बहुत ज़्यादा यार। एक अच्छा आदमी भी बुरा बन जाएगा, कि बुरा आदमी अच्छा बन सकता है। हाँ, क्योंकि उसका रीज़न है शुभम, आप या मैं, ठीक है, हम लड़के हैं, ठीक है, हमने खुद भी एक वक्त पे अपने सर्कल में रह के, लड़कों के साथ रह के कैसी कैसी बातें करी हैं। आप डिनाई कर सकते हो इस बात को? बिल्कुल नहीं। है ना? वो बातें ऐसी हैं जिन पे हम कभी प्राउड फील नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, ठीक है। अब क्यों करी हमने ऐसी बातें? क्यों करी? हमें आज पता है वो बातें बुरी हैं, हम इसलिए हमने बदल दिया खुद को, हमने खुद को बदला ना। वो बातें क्यों हुई पर उस वक्त पे? कोई था ही नहीं बताने वाला गलत क्या सही क्या है। हाँ, गलत होती है। गलत बताने वाले तो, और बताने वाले भी नहीं, वो खुद, उन्हें खुद नहीं पता। सभी कर रहे थे, सब कर रहे थे, यही होता है कि क्या बोलेंगे, सभी कर रहे थे इसलिए हमने भी कर दिया। एग्जैक्टली। और इधर ही पे ना कि जो स्टार्टिंग में आपने बोला था ना एजुकेशन सिस्टम के बारे में, मैं एजुकेशन सिस्टम से ना इसलिए इंडिया का ना, अब देखो ब्लेम नहीं कर सकता, अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि मैं समझता हूँ अब मसला क्या है ना, हम एजुकेशन सिस्टम, हम एजुकेशन की बात करते हैं, एजुकेशन ना सिमट के रह गई है हमारे लिए। कि कॉलेज, हम अगर टीनेजर्स की बात करें, ठीक है, या हम जो, जब हम स्कूल से बाहर निकल ही रहे होते हैं, ठीक है, हम कोई भी अपने लिए कॉलेज ढूंढ रहे हैं, पहला ही सवाल क्या होता है हमारा कॉलेज की तरफ से? पैकेज। सबसे पहला सवाल यही आता है, पढ़ाई अच्छी हो, फैकल्टी कैसी है। ये वो तो बाद में कॉलेज के अंदर जाके पता चलता है, कॉलेज खत्म होने के बाद चलता है कि एक्चुअल पता क्या होना चाहिए कॉलेज को लेते टाइम पे। एग्जैक्टली। सबसे पहले आता है कि प्लेसमेंट कितनी है, प्लेसमेंट कितनी है, कितने % प्लेसमेंट है, और सबसे हाईएस्ट पैकेज नाउ क्या है। आई एम नॉट आर्ग्यूइंग कि मनी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, मनी इज इम्पॉर्टेंट, मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी वुडंट बी सिटिंग हियर विदाउट मनी, वी हैड मनी, दैट्स व्हाई दिस इक्विपमेंट्स वी हैव इट। पर इज एवरीथिंग अबाउट मनी? और दूसरी बात, क्या आप अच्छे इंसान बन के पैसे नहीं कमा सकते? क्या जरूरी ही है बुरा बनो तभी पैसे बनाओगे? ये कहाँ लिखा है बताओ मेरे को यार, ये कहाँ से आ गया कि नहीं पैसे वाला तो बेईमानी होना चाहिए? कहाँ से आ गया ये? पैसे वालों को लेके इमेज भी तो वैसी बन गई है कि जो पैसे वाला वो बेईमानी है या वो गलत। आउट ऑफ द, अगर मतलब कोई इंसान अमीर है उसको यही आता है कि इसने तो अम्मा का धंधा किया होगा, इसने तो कुछ गलत किया होगा, भले ही वो संत महात्मा आदमी हो। अब इस पे भी क्यों लगता है, ये क्यों आई, कहाँ से आई ये? मेरे को लगता है ये एक षड्यंत्र है जिनके पास पैसा नहीं है उनका। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल वही होता है बिल्कुल, कि जो पावरफुल आदमी है वो नीचे वालों को बुरा कहता है, जो नीचे वालों पावरफुल आदमी को बुरा कहते हैं। और दूसरी बात देखो, मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ, सॉरी, मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ, कोई आप किसी भी बात को ना, एब्सोल्यूट कुछ नहीं होता। हाँ, एब्सोल्यूट लाई। ठीक है, कि सही गलत नहीं होता भाई, ब्लैक एंड वाइट नहीं है ये दुनिया, ग्रे एरियाज होते हैं, ग्रे एरियाज होते हैं, बहुत सारे होते हैं, हर जगह होते हैं, ठीक है। तो अब जैसे ये वाली बात है कि बेईमान होते हैं, क्या गरीब बेईमान नहीं होता? होता है। क्या अमीर ईमानदार नहीं होते? होता है। फिर कैसे कह रहे हो कि नहीं अमीर तो वो छवि बना ली है लोगों ने, दिमाग में छवि बन गई लोगों वो आपको भी एक एक्सक्यूज दे रहा है ना। फिर ये नहीं कह रहा कि ये बात पूरी तरीके से गलत है, मैं तो बस सवाल कर रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा है कुछ भी कि नहीं आप गलती हो, नहीं गरीब इस वजह से, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो बस एक सवाल कर रहा हूँ कि आप ये जो कह रहे हो, ये क्या ऐसा तो नहीं कहीं ये आपका ही एक शील्ड बन गई आपके लिए?
बहुत सारे अमीर भी बेईमान होते हैं, हमने देखे हैं, देख ही रहे हैं यार। क्योंकि अब उसको भी डिनाई नहीं कर सकते ना, आसान तरीका है ना भाई पैसे कमाने का, उससे आसान क्या, मारो गाटो खत्म करो। सो बीइंग एज अ साइकोलॉजिस्ट, सबसे बड़ा क्या कहते हैं डिबेट या सबसे रीसेंट टाइम की या बहुत टाइम से चल रही है कि इज देयर अ फ्री विल और नॉट? ओके, भारी सवाल आपके हिसाब से क्या? ठीक है शुभम, मैं इस बात का जवाब जरूर दूंगा, पर पहले बताओ फ्री विल का मतलब क्या है। मैं इतने भारी भारी शब्द मैं समझता नहीं हूँ, मैं अगर बिल्कुल हम्बल हो जाऊँ। फ्री विल का हाँ, मतलब ये है बताओ कि मेरे को, जो हाँ। चल रहा है, जो हो रहा है, वो मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, या जो मैं सोच रहा हूँ, मतलब जैसे ये माइक है, अगर मैं इसको हिला रहा हूँ तो मैं अपनी मर्जी से हिला रहा हूँ, या पहले से लिखा हुआ है, डेस्टिनी में लिखा हुआ है करके। ठीक है, दो हैं, दोनों में से एक है, क्या है? ठीक है, समझिए आपके ये वही वाला क्वेश्चन आया था लास्ट में कि अंडा पहले आया या मुर्गी? अंडा पहले आया मुर्गी, सही बात है, सही बात है। ठीक है, आप ये बताओ कि इस को हिलाने या आगे पीछे करने के पीछे की वजह क्या थी। आवाज़, अगर मैं इसको पीछे कर रहा हूँ तो मेरी आवाज़ नहीं आ रही, आगे करूँगा तो आवाज़ आएगी, ये मेरा थॉट है, मैंने तो करा है, पर हाँ, ये वही वाली बात है ना, ये लिखा हुआ था। हाँ। कुछ लोग लिखे हुए की साइड जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं फ्री विल है। मैं देखो, मैं चाह रहा हूँ करना, पर मैं कर नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो लिखा हुआ है अगर, तो कहाँ लिखा हुआ है? डेस्टिनी वगैरह जो मानते हैं लोग। डेस्टिनी क्या है? मैं नहीं मानता इन चीजों में। नहीं, हम तो we just playing along, we just playing along। ठीक है, ठीक है, मैं तो पूछ रहा हूँ बिकॉज हम तुम तो सुनेंगे नहीं ना ये वीडियो वाले के। मैं तो पूछ रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा कि डेस्टिनी है या नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सवाल करो, ठीक है, पता लगाओ, इन्वेस्टिगेट वेदर देयर इज अ डेस्टिनी, वेदर देयर इज अ नॉट। आप पूछो खुद से। अब ये जो मैं बात बोलूँगा, अब यहाँ से हम थोड़ा सा और उतरेंगे कि हम जो भी कर रहे हैं, ठीक है, अब ये तो माइक का, ये तो बहुत बेसिक टास्क हो गया, ठीक है, कि ये लिखा था या नहीं लिखा था। ये तो यार ऐसी बात है कि अगर दोनों चीज़ें हो जाएंगी ना, फिर तो कि ये इधर है, ठीक है, तो अब मेरे को आगे होना पड़ेगा, ठीक है, तो आपने कह दिया नहीं ये भी लिखा था। अब मैं कहूँगा मैं ऐसे बैठा हूँ, अब मेरे को आगे होना है, तो यार ये कैसे हो सकता है? दोनों हाथों में लड्डू, ये कैसी बातें हो गई आपकी यार, है ना? हिसाब से तो बात करो कम से कम। तो अब हम अगर इसको थोड़ा सा और उतारें कि यार मैं ऐसा हूँ, आई एम साइकोलॉजी, आई एम स्टडिंग साइकोलॉजी, ठीक है। अब अगर मैं खुद से सवाल करूँ कि यार ये मेरी डेस्टिनी थी या ये मैंने खुद से चुना, तो अब मैं सवाल करने जाऊँगा, अब मैं और पीछे जाऊँगा। मैं साइकोलॉजी से पहले क्या कर रहा था? आई वॉज इन कॉमर्स, मैं कॉमर्स पढ़ रहा था, ठीक है। साइकोलॉजी क्यों चुनी मैंने? तो फिर मैं और सोचूंगा, मैं बोलूँगा कि यार साइकोलॉजी मैंने क्यों चुनी। एक रैंडमली एक ट्यूशन में एक मेरे सर हैं, उन्होंने बोला, वो मेरे को अट्रैक्ट कर गया, मैंने उस बारे में सर्च किया, मेरे को लगा ये फील्ड तो मेरे लिए है। ये फील्ड मेरे लिए क्यों है? अब अगला सवाल, मुझे ये क्यों लगा ये फील्ड मेरे लिए है? क्योंकि मुझे कई सारे लोगों ने बोला कि यार यू आर गुड एट लिसनिंग, यू आर गुड एट पीपल हेल्पिंग वगैरह वगैरह, तो मेरे को लगा ये सब्जेक्ट मेरे पर्सनैलिटी से अलाइन करता है। अब पर्सनैलिटी आ गई कि मैं जो हूँ, तो मैं ऐसा क्यों हूँ भाई? मेरे लाइफ में कुछ एक्सपीरियंसेस हुए थे, उस वजह से मैं ऐसा बना। वो एक्सपीरियंसेस क्यों हुए थे? किसी ने मेरे को दिल दुखाया, किसी ने मेरे को मारा वगैरह 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 वगैरह, ठीक है। तो एक बात बताओ, अब अगर किसी का दिल टूटता है, ठीक है, किसी के दिल टूटने के बाद एक इंसान कबीर सिंह बन जाता है, एक इंसान दिल टूटा आशिक बन जाता है, ठीक है, नशे में पड़ जाता है, ठीक है। दूसरा इंसान जाके यार इंतकाम ले लेता है, दूसरा इंसान जाके खुद पे काम कर लेता है, जिम हिट कर देता है, बॉडी बना लेता है, ठीक है। इन दोनों में अंतर क्या है? चॉइस का। अब ये चॉइस कैसे आई? आपकी सोशल लर्निंग से अगेन, ठीक है। तो अब हम अगर फ्री विल की बात करें, ठीक है, कि फ्री विल की आपकी है भी चॉइस या नहीं है, ठीक है, तो ये आपको खुद से पूछना पड़ेगा कि आप अपना जीवन कैसे जी रहे हो। इसका कोई भी एब्सोल्यूट आंसर नहीं निकाल सकते आप कि फ्री विल है या नहीं है। मैकेनिकल टर्म्स में जैसे हमने देखा भी है सूफी भाई को, और मैकेनिकली एक्सप्लेन करते हैं कि मॉलिक्यूल एटम, तो वहाँ पे मैं फिर ये सवाल करता हूँ कि क्या ह्यूमन एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं कि जिनको हम रिड्यूस कर सकें एलिमेंट्स, एटम्स या न्यूरोट्रांसमीटर्स तक? मुझे नहीं लगता। क्योंकि अगर न्यूरोट्रांसमीटर से भी ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन करें, ठीक है, तो वो ये तो बता देगा कि बिहेवियर इस वजह से हुआ, हाँ, है ना, पर ये बिहेवियर करके इंसान को महसूस कैसा होगा ये नहीं बता पाएगा।
देयर इज नो एक्सप्लेनेशन फॉर दैट। उसमें भी आप जाओगे तो बोलोगे ये केमिकल रिलीज हुआ, तो इस वजह से हुआ, पर महसूस कैसा हुआ? तो क्या जीवन जो है वो सिर्फ इसी वजह से है कि आप क्यों कर रहे हो? आपकी फीलिंग्स ही तो हैं। तो अब अगर मैं खुद से पूछूं, मैं ये साइकोलॉजी चुन रहा हूँ, ठीक है, तो ये मैंने चुना, मेरी मर्जी है इस वक्त पे, या मेरे को किसी ने थोप दिया मेरे ऊपर लाके? तो अगर मैंने ये किसी के कहने से या किसी के थोपने से मान ली ये बात, तो वहां पे मेरी फ्री विल खत्म हो चुकी है। अब मेरे माइंडसेट में अब फ्री विल नहीं है मेरा, क्योंकि मेरा माइंडसेट उधर से आ रहा है, किसी ने डाल दिया, किसी ने डाल दिया, ठीक है। अब अगर मैं धर्म में मानता हूं, मैं अगर ईश्वर को पूछता हूं, मैं ईश्वर को क्यों पूछता हूं? सवाल करो आप खुद से। क्योंकि घर वाले सब पूछ रहे हैं, सब कोई आपको बोल रहा है, इसलिए आप पूछ रहे हो। साइकोलॉजिस्ट, सॉरी फॉर चेंजिंग कोई टॉपिक, दिक्कत बट साइकोलॉजिस्ट लोग पूछते हैं भगवान को, दे बिलीव इन गॉड। आप अपना नहीं, मेजॉरिटी मतलब वैसे बता देना एक बार। इंसान ही तो है, मानते हैं इंसान ही तो है साइकोलॉजिस्ट। मार्स की कोई और ग्रह से थोड़ी आए, इंसान ही तो है। इंसान है तो ये सब तो चीज़ें तो रहेंगी यार, नहीं हटा सकते। तो हाँ, कंटिन्यू विद। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, मैं भूल गया। अलग अलग कर सकते हैं एटम और उसको। हाँ, उसके बाद हम और आगे आ गए थे। मैं कह रहा था कि हाँ, तो अब आप खुद से पूछो, क्या भगवान को पूछ रहे हो? तो अब आप जब आप पाओगे कि अगर आपकी वजह भगवान को पूछने की है कि नहीं मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, अब खत्म होगी बात। अब इसके बाद तो फिर तो कुतर्क हैं, फालतू की बहस है कि क्यों अच्छा लगता है, पिताजी को अच्छा लगता है इस वजह से मुझे अच्छा लग। अरे होगा, पर मुझे तो अच्छा लग रहा है ना। जीवन और क्या, किस लिए कर रहे हो? और काम खुद को संतुष्ट रखने के लिए। खुद को संतुष्ट रखने के लिए। अगर आप कह रहे हो पैसा भी बनाना है, तो क्यों? पैसा खा तो लोगे नहीं। हाँ, पैसे से कुछ करोगे जिससे आपको संतुष्टि महसूस होगी, सुरक्षा वगैरह, फलाना फलाना ढमकाना, ठीक है। तो क्या आपको ये हो रहा है? क्या आपको अच्छा लग रहा है कोई काम करके? अगर हाँ, तो मैं समझता हूँ कि आपकी फ्री विल है वहां पे, ठीक है, कि आपकी मर्जी है, आपको अच्छा लग रहा था इसलिए आपने ये काम चुना। अगर नहीं, और आपको बुरा लग रहा है फिर भी करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, जैसे एडिक्शन के केस में होता है, हाँ, ठीक है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, ये तो फालतू की बात है। हाँ, ये मजा तो नहीं आ रहा, पता है सबको कि है बुरा ना, हो सकता है, देयर इज नथिंग इन इट, ऐसा but कुछ कर है ही रहे नहीं हैं। उसमें अच्छा लगने लायक। अच्छा लगने लायक भी नहीं है ना यार, उसमें कुछ क्या लगेगा अच्छा, ठीक है। तो क्यों कर रहे हो फिर? किसी से भागने के लिए, किसी विचार से भागने के लिए, एस्केप है आपके लिए अब। तो वहां फ्री विल आपकी खत्म हो चुकी है अब। तो इसीलिए ना, मैं इसीलिए बोलता हूँ कि ना, ब्लैक एंड व्हाइट में मत फंसो कभी भी, कोई भी। ये तो बहुत, अगर नहीं हो आप भी बहुत अच्छी बात है, और लोगों से ब्लैक एंड व्हाइट में मत फंसो कि फ्री विल होती है या नहीं होती है। आई नो बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, मसालेदार टॉपिक है, इसलिए हमने भी बात कर ली, करनी चाहिए, आप भी बात करो। पर कभी भी किसी चीज़ का भी कंक्लूजन निकालने के लिए चीज़ों को एब्सोल्यूट टर्म्स में मत देखो, रिलेटिव है सब कुछ। अभी है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं आज फ्री विल है कल नहीं होगी। अभी अगर मेरे दोस्त का इधर से फ़ोन आ जाए, मेरे बहुत ही खास दोस्त का, या मेरे घर से फ़ोन आ जाए, कोई दिक्कत आ गई, तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। तो अब आप सवाल करो कि अगर ये नहीं होता तो क्या मैं वहाँ जाता? नहीं जाता। तो क्या मेरी फ्री विल नहीं है? फ्री विल को एक्सप्लेन कैसे कर रहे हो? मेरी मर्जी तो है ना वहाँ जाने की, मैं चुन रहा हूँ ना वहाँ जाना, मैं ही उठूंगा, है ना। धागे तो ये कायनात और किस्मत। और मैं अगर पर्सनली बताऊं, और मेरी बातों से झलक भी रहा होगा, ठीक है, मैं पर्सनली वो किसी भी चीज़ में बिलीव नहीं करता जो आपसे रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी आपसे हटा ले, छीन ले। ओके, मैं किसी भी चीज़ में ऐसे बिलीव नहीं करता। क्योंकि अगर ये चीज़, दो चीज़ें नहीं हैं, ठीक है, अगर आपके जीवन में या आपके पास, ठीक है, कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो फिर क्या है और बचा क्या फिर आपके पास? एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये फ्री विल का कॉन्सेप्ट पता है, एक उसमें भी बताओ, यूज हुआ था। बताओ। एक कोई रेपिस्ट था या मर्डर था, मेरे को हाँ, याद नहीं है, हाँ, बट उसने कोर्ट में यही बोल दिया था, इंडियन कोर्ट था, यूएस कोर्ट था, दोनों में से एक था, कि मैंने ये करा, मैंने ये करा नहीं, मुझसे करवाया गया, ये डेस्टिनी है, इसमें मेरी कोई गलती, मेरी कोई फ्री विल थी ही नहीं इसमें, मैं करना नहीं चाहता पर हो गया। तो मुझे इसीलिए ना कि यही आता ना कि भाई कोई भी विचार है, कि फिलॉसफी का स्कूल भी है प्रैग्मेटिज्म, कि भाई कोई भी विचार है, हम सत्य से क्या करें अगर सत्य हमारे लिए काम का नहीं है तो। कि ये गिलास है बहुत सुंदर है, क्या करूं मैं, देखूं इसको बैठ के,
अगर पानी नहीं डाल पा रहा हूँ मैं इसमें, तो मैं क्या काम का है ये मेरे गिलास। तो आप कोई भी विचार प्रमोट कर रहे हो, ठीक है, आप कह रहे हो फ्री विल है, फ्री विल नहीं है, भगवान नहीं है, फलान है, ढिमकान है, आप करो, आप बढ़िया कर रहे हो अपनी जगह। आप तो बस मेरे को एक सवाल का जवाब दो कि इस विचार से होगा क्या? क्या इस विचार से समाज, सोसाइटी लेवल पे कुछ अच्छा होगा या नहीं, और केओस क्रिएट होगा? अगर आप केओस क्रिएट ही करना आपका पर्पज है, तो फिर यार फिर क्यों फालतू की बकैती कर रहे हो, फिर ज्ञान व्यान की क्यों बातें कर रहे हो यार? अगर केओस ही क्रिएट करना है यार, नॉलेज का तो पर्पज है ना सोसाइटी को सस्टेनेबल ग्रोथ देना, सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड कराना। हम धर्म की भी बात करते हैं तो संस्कृत में धर्म का मतलब होता है सपोर्ट, टू प्रोवाइड सपोर्ट। तो वो तो उसका तो काम ही है समाज को सपोर्ट देना। वो बात अलग है कि लोगों ने उसको कैसा बना दिया, वो मैं नहीं कह रहा, वो अलग मैटर है। पर उसका पर्पज ये था समाज में होने का। हर एक चीज़ का एक पर्पज होता है, ठीक है। अब अगर आप कह रहे हो कि ये चीज़ नहीं होती, तो इसके होने से तो वो पर्पज भी हट जाएगा। तो व्हाट्स द अल्टरनेटिव यू आर सजेस्टिंग नाउ? आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है फिर? मुझे हमेशा से एक साइकोलॉजिस्ट से मुझे ये पूछना था। हाँ, ये मेरे हमेशा से दिमाग में था। बिल्कुल। साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट इमोशंस, मतलब Okay. इमोशंस हो हाँ, गया, हाँ, ह्यूमन हाँ, बिहेवियर हो गया, हाँ, ये चीज़ें होती हैं राइट साइकोलॉजी राइट में। राइट राइट। सो व्हाई जो बंदा मतलब इतनी पढ़ाई करता है साइकोलॉजी की, इतनी चीज़ें पता है उसको, फैक्चुअल उसके पास डिग्रीज हैं वगैरह है, वही बंदा इमोशनली डिटैच होता है मेजोरिटी केसेस में। मेजोरिटी ऑफ साइकोलॉजिस्ट आर इमोशनली डिटैच, या फिर वो उतने अच्छे से इमोशंस नहीं दिखा पाते एज अ नॉर्मल ह्यूमन के कंपेयर में। ऐसा क्यों, जबकि उसने ही इतना पढ़ा है इमोशंस के बारे में, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, ये इसलिए होता है, ये इसलिए होता है करके, ऐसा क्यों होता है? आपकी बात में मेरे को 3 अलग अलग सवाल झलक के आए। हाँ ठीक है, एक तो सवाल इमोशनल डिटैचमेंट का। हाँ ठीक है, फिर आपने बोला एक्सप्रेशन पे कि इमोशनली एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा है खुद को। ठीक है, फिर आपने बोला कि फिर तो वो वाली, फिर अब जो तीसरी बात से हम शुरू करेंगे, ठीक है, हम शुरुआत करेंगे वहाँ से कि आप कह रहे हो कि इतना सब पढ़ लिया, उसके बाद भी आपकी लाइफ में वो सब कुछ है नहीं। इज दैट व्हाट यू आर हाँ, आस्किंग? वही है कि ना? मतलब हाँ आपने सारे हाँ हाँ रसों के बारे में पढ़ लिया, बट आपकी लाइफ में रस ही नहीं है, आप डिटैच फील हाँ। कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं जो हिंदू, ये जो हमारे ये जो इंडियन नॉलेज सिस्टम से निकल के आता है कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुगा, पंडित भया ना कोई, कोई 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होई। ठीक, पहला जवाब हो गया पहले तीसरे सवाल का। अब हम आते हैं दूसरी बात पे, इमोशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, इमोशनली एक्सप्रेस करना खुद को, ठीक है, क्यों करते हैं हम इमोशनली एक्सप्रेस? एक हो जाता है वो, एक आउटबर्स्ट आ जाता है एक टाइम हाँ बाद, हाँ फोर्सफुल वाला नहीं, नहीं, बट एक हाँ नेचुरल वाला। नहीं, आउटबर्स्ट तो एक अलग चीज़ हो गई। आउटबर्स्ट तो ऐसा हुआ कि इतना गुस्सा भर गया तब चीख ही पड़े बिल्कुल, हाँ 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 है ना? हाँ इमोशनल एक्सप्रेशन का अगर हम एक यूटिलिटी बेस्ड देखें कि हम क्यों कर रहे हैं इमोशनल एक्सप्रेशन, ठीक है, सस्टेनेबल रिलेशनशिप बनाने के लिए, है ना? कि मैं चाहता हूं ना कि ये इंसान मुझे जाने, मेरे बारे में जाने, ताकि हमारे बीच एक रिश्ता कायम हो। वरना फिर क्या ही मतलब है मुझे इसे बताने का, है ना? क्यों ही बता रहा हूं मैं इसे? तो इमोशनल एक्सप्रेशन का ये एक बहुत बड़ा पर्पस है कि हम चाहते हैं कि हमारी रिलेशनशिप बने। अब जिन लोगों, जो लोग, इवन साइकोलॉजिस्ट या जो लोग भी, ठीक है, इमोशनली खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है, उनसे आप पूछो कि क्या कभी भी आप खुद को इमोशनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, या आपने कभी किया, उसका रिजल्ट उसके बाद उस रिलेशनशिप से कुछ ऐसा निकल के आया जो आपको पसंद नहीं आया, वो रिलेशनशिप टूट गई, आपके जीवन में बहुत दर्द आ गया, बहुत तकलीफ आ गई, तो आप इस माइंडसेट में चले गए कि यार इमोशनली एक्सप्रेस करना मेरे लिए ही तकलीफदायक होगा। एक तो रीज़न ये। दूसरा, मैं आपको अगर बहुत अच्छा दोस्त मानूं, ठीक है, मैं आऊँ यार शुभम भाई ऐसा ऐसा हो गया, आप हंस दो, तो क्या मैं अगली बार आपसे या किसी और पे भरोसा करूंगा? कभी नहीं। एक रीज़न ये भी है फिर आपका इमोशनल एक्सप्रेशन का। तो अब डिटैचमेंट वाले पे बात करेंगे, दूसरे सवाल का जवाब हो गया, हाँ हाँ है ना? हाँ, ठीक है, अब हम डिटैचमेंट पे बात करेंगे। डिटैचमेंट से क्या समझते हो? विरक्त लेना, कि कुछ भी हो रहा है फर्क ना पड़ना टाइप्स। ठीक है ठीक है। वो तो तुम्हें अफेक्ट हाँ नहीं हाँ, करेगा, कोई चीज़ जो हो रही है वो तुम्हें अफेक्ट नहीं करेगी कंपेरेटिवली और लोगों के। देखो डिटैचमेंट में क्या है ना, एक उदासीनता रहेगी,
तो यहीं से एक और फिर शब्द आता है नॉन अटैचमेंट। अटैचमेंट, डिटैचमेंट, नॉन अटैचमेंट। डिटैचमेंट में क्या है कि आपका मन तो है कि फोन आया भाई पार्टी है, आ रहा है क्या? नहीं यार, एक मन में था मैं चला जाऊं क्या, पर चूंकि कोई वजह थी, आपकी इनसिक्योरिटीज, आपके प्रीवियस लाइफ एक्सपीरियंसेस वगैरह वगैरह वगैरह, उस वजह से आपने मना कर दिया यार। अच्छा, मन था, जाना चाहते थे कि बाहर खड़ा है कोई, खटखटा रहा है, अंदर आप रो रहे हो, आप चाहते हो वो इंसान आके आपको गले लगा ले, पर आप किन्हीं वजहों से, जो आपके अतीत में हुआ, उन वजहों से आप वो दरवाज़ा नहीं खोल पा रहे हो और आप खुद ही उसको दूर कर दे रहे हो। ये डिटैचमेंट है। खुद ही पुश अवे कर देना लोगों को। नहीं, वो एक अलग चीज़ होगी। मैं डिटैचमेंट ये है कि आपको, अच्छा, मन है पर नहीं कर रहे हो, आपको उदासीनता है उस बात की। हाँ। ये डिटैचमेंट है, ठीक है, कि आपको फर्क नहीं पड़ रहा, बुरा लग रहा है पर अंदर कि मुझे क्यों फर्क नहीं पड़ रहा। नॉन अटैचमेंट ये हो जाती है कि यार बढ़िया हूँ जो हूँ, अपनी कंपनी एंजॉय करना। ये नॉन अटैचमेंट है। ओके। ये हेल्दी हो जाता है। तो हाँ, लोगों का होता है ये कि वो रोना चाह रहे हैं पर रो नहीं पा रहे हैं, या वो सामने वाले को उतना इंपॉर्टेंट फील कराना चाह रहे हैं पर करा नहीं पा रहे हैं। वो आपका वही डिटैचमेंट थोड़ा सा अनहेल्दी उसमें चला जाता है। नॉन अटैचमेंट आपका हेल्दी में है पर्सनल लेवल पर, और अटैचमेंट तो फिर हम सोशल रिलेशनशिप की बात करें तो वो तो एक अलग ही चीज़ में हम निकल गए। ठीक है, तो अब आपने बोला कि यार क्यों नहीं कर, देखो साइकोलॉजिस्ट हो या कोई भी हो, इमोशन सबके अंदर है, इंसान सब है, हम सबके जीवन में वही हालात आएंगे। ठीक है, हम इंसान खुद को कितना ही एक दूसरे से अलग बता लें, हम इंसान कितने ही महान या कुछ भी बन जाएं, कुछ ये बेसिक चीज़ें हमारे अंदर से, हम भूख प्यास हमारे अंदर से नहीं जाएगी, प्यार की चाहत हमारे अंदर से ख़त्म नहीं हो जाएगी, नहीं कर सकते ना। जरिए बदल सकते हैं कि किसी इंसान को, अब ये जो वैराग्य की तरफ चले, अगर हम इधर स्पिरिचुअलिटी में अब थोड़ा सा घुसें, ठीक है, कि किसी इंसान को प्रेम महसूस हो रहा है अपने प्रेमिका के साथ, अपने लवर के साथ, ठीक है, अब किसी इंसान को, अगर हम जैसे मीरा जी की बात करें जो कृष्ण के प्यार में पड़ गई, ठीक है, जो इमोशन उस व्यक्ति को उस अपने लवर के साथ महसूस हो रहा है, वही इमोशन उन्हें उधर फील हो रहा है, वो प्रैक्टिसेस करके जो वो कर रही हैं। इमोशन वही हैं, तरीके बदल गए बस। तो इन्हीं मैं इसीलिए कहता हूं कि तरीकों का खेल है बस आपके जीवन में। आप करना हम सबको वही है, आपको भी पैसे चाहिए, मुझे भी पैसे चाहिए, आपको भी एक अच्छा जीवन जीना है, मुझे भी एक अच्छा जीवन जीना है। अब सवाल यह है कि मैं ये इसको करने के लिए तरीके क्या अपना रहा हूं, वही डिसाइड करेगा, निर्धारित करेगा कि हम कैसे इंसान बनेंगे या हमारा क्या पहचान बनेगी समाज में। ये है बस। और जो बड़े हो के मतलब एज एन अडल्ट बंदों की, लोगों की हैबिट्स में चेंज होते हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं। अगर एक बंदा बड़े होने के बाद एक अनहेल्दी अटैचमेंट में है, तो वो उसका इम्पैक्ट उसके चाइल्डहुड से होगा। हाँ, हर 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 बंदे की अलग कोई अलग अलग चीज़ें हैं, वो सब लिंक उसके चाइल्डहुड से होंगी। नहीं देखो, वही मैंने बोला, एब्सोल्यूट नहीं है कि ये पत्थर की लकीर नहीं है। ठीक है, बहुत से लोग होते हैं जिनका हेल्दी अटैचमेंट बचपन से होता है, पर लाइफ के एक फेज में कुछ ऐसा हो गया, उसका वो ट्रॉमा लेके बैठ गए, उसका उनमें वो इमोशन जकड़ के रह गए, फिर वो मैनिफेस्ट करेगा बाद में उनके आगे जाके। तो ये कुछ भी हम एब्सोल्यूट नहीं कह सकते कभी भी कि नहीं अगर ये हुआ है तो ये ही होगा, हमें नहीं पता। इसीलिए जब आप इस तरह की जब हम सवाल करते हैं, इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इंसान से बैठ के पहले आप बात करो। ठीक है, ये जो हमारा पूरा थेरेपी और साइकोलॉजी में थेरेपी और काउंसलिंग का यूज़ होता है, कहते बात करके तुम लोग क्या कर लेते हो, बात करके ही तो जानोगे। और कोई इज देयर एनी अदर वे फ्रॉम विच यू कैन नो द पर्सन? हाँ, यू कैन नो इट्स एनाटॉमी बाय डूइंग एक्स-रे। ठीक है, ब्रेन एमआरआई करके वहाँ सब पता लगा लोगे आप। ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को, ह्यूमन इमोशंस को, ह्यूमन फीलिंग्स को और कैसे पता लगाओगे आप? और नहीं है आपके पास कोई तरीका, ये इंसान ही तो बताएगा ना, तभी तो मुझे कुछ पता चलेगा इसके बारे में। तब मैं जब इससे बात करूँगा तब मैं समझ पाऊँगा कि हाँ ये चीज़ें रही थी, इस वजह से ये निकल के आ रहा है इसके जीवन में। ये है बस। कंफ्यूजिंग। हाँ, मैंने एक रील देखी थी, उसमें क्या कहते हैं, मतलब ये फनी टॉपिक नहीं है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, बट एक रील थी, उसमें दो लोग आपस में कन्वर्सेशन कर रहे थे कि अगर तुम अपने
बच्चे को कोई ट्रॉमा देना चाहोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं हाँ बट हाँ अगर तुम अपने बच्चे को कोई ट्रॉमा देना चाहोगे तो वो कौन सा ट्रॉमा होगा? ओके एक ने कहा उसको, मैं उसको सफिशिएंट फील नहीं कराऊंगा ताकि वो आगे जाके बहुत कुछ बड़ा कर ले। ओके ओके तो ऐसा कौन सा ट्रॉमा है हाँ हाँ जो मे बी आगे जाके हेल्दी हो जाए? नहीं होगा कोई भी। कोई भी नहीं। अब मैं आ रहा हूँ उस सवाल पे, मैं समझ गया आप क्या पूछना चाह रहे हो कि लोग जो कहते हैं ना दर्द ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, हाँ दैट व्हाट यू ट्राइंग टू आस्क, हाँ। ठीक है। आपका कहने का फिर आपके बात से क्या यही मतलब है कि दर्द ने मुझे बहुत कुछ सिखाया यानी एक्स हुआ तभी वाई हुआ? हाँ, देर इज नो अदर पॉसिबल वेज कि और कहीं से वाई हो पाता, या फिर डोमिनो इफेक्ट, हाँ कहीं ना कहीं तो लीड तो करेगा ही। या फिर अगर एक्स हो रहा है हम्म। किसी के भी साथ तो हर के साथ वाई ही होगा, नहीं। तो फिर सवाल ही खत्म हो गया फिर तो। यही तो कॉजल अफेक्ट है, हम्म अफेक्ट एंड कॉजम यही है कि ये हो रहा है तो ये हो रहा है। अब आप कह रहे हो, मैं इसको और अच्छे से बताता हूँ और अंदर घुसते हैं कि मैं कह रहा हूँ कि दर्द ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, ठीक है। तो यार उसको भी, एक शराबी को भी सिखा देता, इनको भी सिखा देता मेरे सामने रो दर्द में। मैं कोई क्यों, मैं कोई खास इंसान था क्या? मैं कौन हूँ? फिर अगर मैं खुद को ऐसा बड़ा, तो ये तो मेरा ईगो बोल रहा है ना फिर, तुम खुद को तो रमखा समझ रहे हो। है। तो क्यों हो रहा है ये कि अगर एक इंसान के जीवन में दर्द आ रहा है, वो जाके बहुत कोई महान इंसान बन जाता है, एक नशे में पड़ जाता है। दर्द कुछ नहीं सिखा रहा आपको, आपने उस दर्द से डील कैसे करा, तुम उसको कैसे फेस कर रहे हो, उसके साथ क्या चीजें कर वो रहे हो। डिसाइड करेगा आपके आउटकम्स को। बट अगर मैं जोक में पूछूं, हाँ हाँ, कौन सा क्या ट्रॉमा? मैं देना चाहूँगा? हाँ। कोई नहीं, दैट इज द होल होल पर्पज ऑफ माई एजुकेशन। और सबसे बुरा कौन सा ड्रामा होता है जो आगे जाके इम्पैक्ट करेगा ही करेगा बुरा? हायरार्की नहीं है कोई, तो होगा ही। हायरार्की नहीं कर सकते, क्योंकि मैं बताऊं उसका रीज़न बताऊं, ठीक है। आप मेरे को थप्पड़ मारो, ठीक है, आप मेरे को घूसा मारो, अब बताओ कि घूसा ज़्यादा दर्द फुलता है या चाटा? ठीक है। अब मैं कहूँ कि घूसा आपने बंद कमरे में मारा था, चाटा आपने मेरे को भरे समाज में मारा था, अब क्या ज़्यादा दर्द बना के? चाटा। फिर इंसान पे डिपेंड करता है, उसके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, उसको कैसा लगा उस चीज़ से। आज की जनरेशन मेजोरिटी किस ट्रॉमा से वो सफ़र कर रही है? यार सबसे बड़ी समस्या ना जो मैं देखता हूँ, ठीक है, बेसिक से शुरू करते हैं, सबसे नीचे से, ठीक है। घर पे ही बातचीत नहीं है, बातचीत के नाम पे यार ऑल यू डू इज फाइट फाइट फाइट। आप बच्चे से पढ़ाई के अलावा कुछ पूछ ही नहीं रहे हो, तो बच्चे को सबसे पहले तो यही है कि मैं अकेला हूँ इस दुनिया में, देयर इज नोबडी दैट एक्चुअली केयर्स फॉर मी। मेरी खुद, मैंने लाइक नॉट माई पर्सनल लाइफ बट कई सारे जूनियर्स मेरे पास, मेरी लाइफ के जो हैं, जो मुझसे यंग हैं, ठीक है, छोटे भाई बहन टाइप के, अलग अलग जगहों पे मिले, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मेरी जो बातचीत हुई, उन बातचीत में ये निकल के आया दैट दे ऑन अ वर्ज टू एक्चुअली, इतनी गुस्सा, इतनी रिजेंटमेंट जिसे हम बोलते हैं ना, अपने पेरेंट्स की तरफ है, एंड देयर पेरेंट्स हैव नो आइडिया अबाउट इट। यू एक्चुअली डू हैव नो आइडिया अबाउट इट, ठीक है। अभी इसी कंटेक्स्ट में मैं और अगर आपको बताऊं तो यूएस में, अमेरिका में 2024 में एक सर्वे होता है, ठीक है। सो व्हाट दे डिड, दे आस्क्ड पेरेंट्स हाउ इमोशनली रिस्पॉन्सिव यू आर टुवर्ड्स योर चिल्ड्रन, कि आप कितने अवेलेबल हो, आप कितने बात सुनते हो वगैरह वगैरह। वही सेम सवाल उन्होंने उनके बच्चों से पूछा, ठीक है। पेरेंट्स का एग्रीमेंट 92% था, ठीक है, बच्चों का एग्रीमेंट 57%। बड़ा गैप है तो। अब बताओ, तो फिर आप, इसीलिए मैंने कुछ समय पहले बोला भी था कि सबसे पहले ना ये जो हम एल्डर्स हैं, हम जो बड़े हैं, एंड बाय बड़े मीन्स एवरीवन हु हैज़ अ यंगर वन उनके नीचे, कि अगर मेरे छोटे भाई बहन भी हैं तो मैं एक एडल्ट हूँ अभी इस वक्त पे। एज वाइज नहीं बोल रहा हूँ, एज वाइज तो एडल्ट की एज है ना, एज वाइज एडल्ट की बेस पे WHO और UN के हिसाब से अलग अलग एजेस है ना, वो एक अलग। मैं बोल रहा हूँ कि आप बड़े हो, अगर आपके नीचे कोई छोटा है तो आप बड़े हो गए हो अब, ठीक है। तो उस छोटे के प्रति ये जिम्मेदारी बनती है सबसे पहली तो आपकी, कि जो चीज़ें आपके साथ हुई जो आपको लगता है कि नहीं होनी चाहिए थी,
वो चीज़ें उस छोटे के साथ होने से रोको सबसे पहले तो, कि फिर क्या पॉइंट रहा फिर कि जो चीज़ें आपके पास हुई वो आपने उधर वो पास ऑन कर दी, है ना। तो सबसे बुरा तो ये हो रहा है यंगर जनरेशन के साथ कि कोई है ही नहीं, दूसरा बातचीत करने को कोई नहीं है। अब जब आप अब फैमिली देख ली हमने, अब हम पीयर्स में जाएंगे। पीयर्स में उनकी खुद की फैमिलीज बेकार, उनकी खुद की फैमिलीज के वही हाल हो रहे हैं। अब जब ठीक है सभी का सेम हाल है ना। अब एक बात बताओ, दो लोग हैं जो खुद इमोशनली डिससेटिस्फाइड हैं अपनी ज़िंदगी में, अब दो लोग मिले। अब यहाँ से जब ये आपकी लव रिलेशनशिप्स आती हैं, स्कूल लाइफ, स्कूल लव, कॉलेज लव, फलाना वगैरह वगैरह, आप पहले ही इमोशनली वल्नरेबल थे, आप दुखी थे, परेशान थे। अब दो दुखी लोग मिले, ये क्या बांटेंगे एक दूसरे को? तो दुखी लोग मिले क्या? हाँ, आप एक दूसरे का सहारा बन जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आप कभी एक अच्छी रिलेशनशिप बना ही नहीं पाओगे, बना लोगे, पर आपको उसमें वक्त कितना लगेगा, आपको उस बीच कितना कुछ झेलना पड़ेगा। आप कह दोगे कि नहीं हम साथ में झेल लेंगे हम वगैरह, बहुत अच्छी बात है, आई एम हैप्पी फॉर यू, पर इंडिविजुअल लेवल पे जो सफरिंग आपसे आप डील कर रहे हो, जिस डिस्ट्रेस से आप डील कर रहे हो, उस डिस्ट्रेस में यू आर रियली प्रिविलेज्ड अगर उस डिस्ट्रेस में आपके पास कोई है एक कंपेनियन जो आपको इतना महसूस करा रहा है कि आई एम देयर फॉर यू। हाँ, ये फॉर श्योर है, ये फॉर श्योर है। कंसिडर योरसेल्फ अ प्रिविलेज। हाँ, आज के वक्त पे स्पेशली 2016 में निम्हांस बड़ी इंस्टीट्यूट है, ठीक है, नेशनल मेंटल हेल्थ की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट है इस वक्त पे। उनका सर्वे हुआ 2015-2016 में, ठीक है, 80% ऑफ एडल्ट मेंटल हेल्थ इशू से डील कर रहे हैं। 80%, 60 to 80%। व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट? अब क्या कर रहे हो यार आप? नहीं, मैं उस बात पे टोटली एग्री करता हूँ, 100% एग्री करता हूँ कि भाई मैं खुद कहता हूँ, मैंने जो पिछले 2 सालों में देखा है कि अगर तुम एक फैमिली हो, अगर तुम माँ बाप हो, अगर तुम अपने बच्चों को कुछ दे ही नहीं सकते, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो कुछ ऐसी चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट है, तो भाई तुम मान नहीं सकते वो आगे जाके कितने ग्रेटफुल होंगे तुम्हारे लिए। बिल्कुल, एक हेल्दी, एक लविंग फैमिली ना एक बंदे को बहुत कुछ दे देती है यार बाद में। बिल्कुल, बिल्कुल, टू बी ऑनेस्ट मेरे पास मतलब मैं इतनी बहुत रिच बैकग्राउंड से नहीं हूँ, बट बाय गॉड ग्रेस, टचवुड, मेरा फैमिली इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था। आई एम फ्रॉम अ हैप्पी फैमिली। और भाई मैं अब देखता हूँ ना लोगों को कि भाई वो अपने घर वालों को लेके इतना भरा रहता है उनके अंदर, या बिल्कुल अटैच्ड ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे नफरत सी कर रहे हैं, लोगों को घर जाना पसंद नहीं है, ये मतलब एग्जैक्टली ना। भाई तुम्हें हो जाता है कि ऐसे लोग भी हैं, ये तो मूवीज में थे, ये रियल लाइफ में भी होता है। यही जो हमने शुरुआत में बात करी थी ना, वो जो रिलेशनशिप से हम आए थे शुरुआत करके, हाँ ये उस बात का हम उधर पहुंच गए घूम फिर के दोबारा, कि घर से मिला नहीं आपको। भाई बहुत घर से प्यार मिलना बहुत जरूरी है। इट इज़ यार, इट इज़ फॉर रियल। क्योंकि आप बताओ ना, सबसे पहला प्रोटेक्टिव जो शेल्ट है आपके लिए वही हट गया ना आपसे, अब है ही नहीं वहां पे। और दिस इज नॉट अ अटैक, या मैं ब्लेम नहीं कर रहा, क्योंकि उनको भी नहीं मिला, हाँ, उनको भी नहीं मिला, वो भी नहीं सवाल कर रहे लो अब। और उसके भी रीजंस हैं, उसके भी रीजंस ये हैं कि कल्चरल लेवल पे देखो, नेशनल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे देखो, प्रायोरिटीज अलग थी, है ना। हम आजकल जी रहे हैं, ये हमारी जनरेशन है, ठीक है, हम फाइनेंशियली इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग है, शायद हमारे उस वक्त हमारी एक जनरेशन पहले नहीं थी, कल्चर अलग था, चैलेंजेस अलग थे। ये मेंटल हेल्थ इश्यूज एग्जिस्ट पहले भी कर रहे थे, पहले तो वो क्या रखा है, कुछ नहीं, काम करो। अब क्या हुआ कि अब जाते थे। एग्जैक्टली अब जैसे जैसे सोशल मीडिया बढ़ा, अवेयरनेस बढ़ी, इंफॉर्मेशन की एक्सेसिबिलिटी बढ़ी, तो अब लोगों को पता चल रहा है इन चीज़ों के बारे में। बट मेरे अकॉर्डिंग ना मेंटल हेल्थ यार, मैं इसको कैसे पुट करूँ, वैसे में मेरे समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं मेरे लैंग्वेज थोड़ी वैसी लगे Feel free तो to, सॉरी, बट मेरे हिसाब से मेंटल हेल्थ जितनी है खराब लोगों की, उससे ज्यादा लोगों ने बना दी है उसके बारे में और सोच सोच के, क्योंकि डिप्रेशन, एंजाइटी होती है, उसमें नो डाउट होती है, मुझे भी पैनिक अटैक्स आए हैं, वो अलग चीज है, बट तुम उसके बारे में और सोचोगे ना, तुम्हें और होगा वो। जिस चीज को लेके हो रही कि भाई काम नहीं हो रहा, पैसे नहीं आ रहा, उस पर काम करो, तो एक बार को वो तुम्हें लगेगा, तुम्हें एविडेंस दिखेगा, वो होने लगेगा, वो ठीक हो जाएगा, एक टाइम पर तुम्हारा डिप्रेशन वो खत्म भी हो जाएगा। बट अगर तुम उस रैबिट होल में जाते रहे कि यार मेरे से मैं जॉब नहीं जा रहा, मेरे को जॉब नहीं मिल रही,
और मैं उसके लिए ट्राई भी नहीं कर रहा हूँ और बस कमरे में बैठे सोच रहा हूँ कि जॉब नहीं मिल रही। भाई जो तुम्हारी कुत्तों वाली हालत होती है एक हफ्ते बाद, पर वहीं अगर दूसरा बंदा है उसको जॉब नहीं मिल रही, उसको अगर 1 महीने का भी टाइम लग गया और वो एफर्ट डाले जा रहा है कि भाई कर रहा है मिल गई, वो नहीं होगा, उसको डिप्रेशन नहीं होगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। पर यहाँ पे ना थोड़ी सी लेयर्स ये आ जाती हैं कि ये तो बिल्कुल देखो, अब बिल्कुल सही बोल रहे हो, इस बात में कोई दोहराए नहीं है, एंड आई एम फुली सपोर्ट इन इट, ठीक है। पर अब यहाँ पे ना थोड़े से डायनामिक्स ये खुलते हैं कि यार हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की, ठीक है, वो कैसी है, वो क्या है। कि अभी जब हम थोड़े से उदास हुए, ठीक है, हमें मेंटल हेल्थ इशू है, हम उदास हैं, क्या उदासी ही डिप्रेशन है? ना, उदासी डिप्रेशन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। डिप्रेशन वो स्टेज है जहां पे बिस्तर से उठने की ताकत ही नहीं है शरीर में आपके। डिप्रेशन वो स्टेट है, ठीक है। उस स्टेट में ये बातें एम्प्लॉय नहीं करती, जो बातें आपने बोली है ना, उस स्टेज में एम्प्लॉय नहीं करती। कि मैं कह रहा हूँ भाई काम करो, जाके जिम हिट करो, ये बातें तब तक ठीक हैं जब तक अभी अभी आपको थोड़ा सा एक चैलेंज फील हो रहा है। अब मैं आपसे करूँ एक हेल्दी बिहेवियर इन्वॉल्व कर लो, ठीक है, पर उससे ना आपके इमोशंस डायरेक्टली एक्नॉलेज नहीं होंगे। उदासी तो लग रही है ना, जिम करोगे उससे बॉडी बनेगी, हेल्थ अच्छी होगी, इन इमोशंस उस उदासी का क्या करोगे? मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मतलब अभी तक जितना भी मैं हुआ है, मैंने ट्राई करा है या जो भी है, अगर मेरे को भी कभी भी सैड फील होता है, मैं उसको इग्नोर ही कर देता हूँ। मेरे दिमाग में मतलब ये मेरा कोपिंग मैकेनिज्म कह लो या मैं इन चीज़ों से भाग रहा हूँ, मुझे पता है, बट मैं उसको नेग्लेक्ट ही कर देता हूँ। अगर मुझे बुरा लग रहा है या कोई चीज़ मुझे हर्ट कर रही है, मैं उसको पिक्चर से हटा दूंगा। मैंने जो सोच रखा है गोल, मैं उसकी तरफ और भागने लग जाऊंगा। और मैं अगर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा था उस प्रॉब्लम के साथ, मैं उस प्रॉब्लम को लात मारूंगा और 150 की स्पीड से दौड़ूंगा, क्योंकि मुझे लगता है यार तो अगर वो चीज़ मेरे को लग रही है कि वो ठीक नहीं हो सकती, तो उसके पीछे उसको ठीक करने का कोई मतलब नहीं है। सही बात है, जब मुझे उसका फ्यूचर ही नहीं दिख रहा है। सही बात है। मैं इससे अच्छा जिस चीज़ का मुझे फ्यूचर दिख रहा है, मुझे लग रहा है पोटेंशियल इसमें हो सकता है, तो मैं उस पर ध्यान दूंगा ना। सही बात है। तो मैं उसको नेग्लेक्ट ही करता हूँ या उसको सप्रेस ही कर देता हूँ पूरा। मैं अपने इमोशंस को, हाँ ये कह सकते हैं कि मैं अपने इमोशंस को सप्रेस कर देता हूँ, जो कि अच्छी बात नहीं है। हाँ, तो आपने अपनी बात को खुद ही बोल दिया कि अच्छी बात नहीं है। हाँ, तो अब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप किसी बात पे सोच रहे हो, ठीक है, अब आपके सोचने का नेचर क्या है, आप किस तरीके से सोच रहे हो कि मेरे जीवन में कुछ बुरा हुआ था यार, का क्यों हो गया, विक्टिम मेंटालिटी बहुत गलत चीज़, क्यों हो गया, काश ऐसा होता, काश वैसा होता, या फिर मेरे साथ बुरा हुआ है अब वो दुख है मेरे में, ठीक है, अब इस दुख को मुझे महसूस करना पड़ेगा, एक्सेप्ट कर लो, इस दुख से मैं भाग नहीं सकता और इस दुख को ना मैं हटा भी नहीं सकता, क्योंकि दिस इज अ पार्ट ऑफ मी, आई हैव टू फील इट, ठीक है, मुझे महसूस कर, मुझे रोना पड़ेगा, मैं अपने आंसू हटा नहीं सकता, फेंक नहीं सकता, मैं भले ही उठ के काम करने लगूंगा, पर फिर 2 घंटे बाद दोबारा से हिट होगा, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं सिर्फ काम करके ही हो जाएगा, चल जाएगा, मैं उसमें एतराज़ नहीं कर रहा, पर ये आप खुद से ही एक सवाल कर लो कि ऐसा तो नहीं कि यार वो इमोशन जो बार बार आ रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरे काम पे भी कुछ असर तो पड़ रहा है। हाँ, फॉर श्योर पड़ता है ना, मेरी हेल्थ पे भी असर पड़ रहा है, प्रोडक्टिविटी में पड़ता है, फॉर श्योर बिल्कुल। तो फिर आपका फिर तरीका क्या है उन इमोशन से डील करने का, कि आपने आपकी लाइफ, देखो लाइफ जो है ना, ऐसा नहीं है कि लाइफ बस लाइफ एक ही उसमें चल रही है, ठीक है, कि बस मेहनत करनी है, फाइनेंशियली फ्रीडम होना है, बस यही है लाइफ। दिस इज नॉट जस्ट लाइफ, यू ऑपरेट एट मेनी डिफरेंट लेवल्स, ठीक है, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, फाइनेंशियल, सोशल, ठीक है, बायोलॉजिकल, कई सारे लेवल्स पे एक साथ आप ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है। अब मैं कहूँ कि नहीं काम करते रहो, शुभम का सर फटा जा रहा है सर दर्द से, क्या काम शुभम कर पाएगा? नहीं, करता रहेगा, एक पॉइंट के बाद तो गिर जाएगा ना, हार जाएगा, तो फिर जो शुभम का गोल था वो शुभम खुद ही अचीव नहीं कर पाएगा, जो शुभम को लग रहा था कि नहीं मैं काम करता रहूँगा अचीव हो जाएगा, ठीक। अब मैं तो फिर अब ये जो सर दर्द हो रहा है, ये सर दर्द क्यों हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कोई एक स्ट्रेस है जिससे मैं डील करना नहीं चाहता, मैं खुद दबा रहा हूँ, भर रहा हूँ अपने अंदर, वो इमोशन फट के बाहर निकलना चाह रहा है। बिकॉज सी साइकोलॉजिकल जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं आपके, इनका आपका फिजियोलॉजिकल में भी इम्पैक्ट दिखता है, ठीक है, आप इसको हटा नहीं सकते। कि आपने बोला पैनिक अटैक आता है, वो ऐसा कौन सा डर है जिसे मैं प्रोसेस करना नहीं चाहता?
हाँ, मेरा थेरेपी सेशन होता जा रहा है धीरे धीरे करके। फ्री थेरेपी सेशन भाई वाले गलत चीज़ है। मैंने सोचा था, टू बी ऑनेस्ट, मैंने सोचा था एक बार मैं थेरेपिस्ट के पास जाऊंगा। मैं जब अपने हल्द्वानी में रहता था तो हमारे वहाँ भी एक थेरेपिस्ट है, तो मेरा दोस्त उनको सीख रहा था, उसको थोड़ा मेंटल इशू था तो सीख रहा था। मैंने उससे बात करी, उसने बताया कि यहाँ है, अच्छे हैं, एक बार ट्राई करना। मैं गया, मैं उनके डोर स्टेप तक का खड़ा था, मतलब वो रोड के उस पार थे, मैं इस पार था। फिर मेरे दिमाग में थॉट आया, मैंने कहा यार थोड़ी दिक्कत तो है। हाँ, ये मुझे इतना रियलिटी चेक है मुझे कि दिक्कत तो है कुछ, ठीक है, थोड़ी दिक्कत है, ठीक है, पर अंदर जाऊंगा हाँ, कहीं दिक्कत बढ़ गई तो जाता ही नहीं हूँ। हाँ। तो वो वाला यही बस, अब मैं ये नहीं कह रहा, ये आपकी चॉइस है। मैं किसी पे कुछ भी थोपता नहीं हूँ कभी भी कि नहीं जाओ ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, ये तुम डिसाइड करोगे यार। मैं कोई नहीं होता, मेरे को अपनी, ये तो फिर वो वाली बात हो रही थी कि दुकान भी तो चलानी है तो मैं वो वैसा इंसान नहीं हूँ। मैं तो आपसे इतना बोलूँगा, आप देखो खुद, कोई भी एक चीज़ है आपके जीवन में, कोई डर है, कोई स्ट्रेस है, कोई भी प्रीवियस लाइफ एक्सपीरियंस है, कोई ट्रॉमा वगैरह, क्या आप उससे खुद से डील कर पा रहे हो या बस भाग रहे हो और उससे डील करना ही नहीं चाहते? और अगर आपको लग रहा है कि बस मैं काम में डूब के, मैं, जो कि मैंने भी सोचा है, बिकॉज और कोई तरीका नहीं ना हमारे पास। हाँ, मेरे पास भी नहीं है। मैं अब ये इतना पढ़ के अब मैं जान पाया हूँ, अब मैं समझ पाया हूँ चीज़ों को। और अगर तुम, वही वाली बात है ना, अगर तुम उसको एक्सेप्ट भी करना चाह रहे हो उस चीज़ को जिससे तुम भाग रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कैसे करना है। एग्जैक्टली और कैसे कर लें एक्सेप्ट, पहला तो यही है कि कैसे कर लें एक्सेप्ट। ये तो पिन पॉइंट कर दिया कि क्या है, मे बी शायद वो भी नहीं पता मुझे, अभी मैंने करा ही नहीं करा। बट मेरा वाला है कि एक मैंने अपने को टाइम फ्रेम दे रखा है कि कुछ टाइम तक, जब तक मैं कर सकता हूँ इन चीज़ों में या जो मैं चाहता हूँ वो पूरा हो जाए, फिर एक बार देख लेंगे बैठ के, फिर सोच लेंगे। अभी नहीं है टाइम। दैट इज़ योर चॉइस, ठीक है, ये आप खुद डिसाइड करो। अगेन क्योंकि दिस इज हाउ आई, हाँ, पूरी जिंदगी नहीं भाग सकते, ये फैक्चुअल है, ये फॉर श्योर है। पूरी जिंदगी तो तुम नहीं भाग सकते। एग्जैक्टली, एक बार पड़ेगी, बहुत गंदी पड़ेगी। एग्जैक्टली, जितना आप दबाओगे चीज़ें उतनी फट के बाहर निकलेंगी आपसे, ठीक है। तो ये आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको कब, क्योंकि मैं इसको इस तरीके से बोलता हूँ कि हैंडलिंग योर प्रॉब्लम्स ऑन योर ओन इज वेरी करेजियस, बट आस्किंग फॉर हेल्प इजंट वीक ईदर। आप अगर इतने ताकतवर हो कि आप खुद में चीज़ें संभाल रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पर आपको इतना ताकतवर भी होना चाहिए कि ज़रूरत पे आप मदद मांग सको। इतने बुद्धिमान भी आप रहो, क्योंकि ये तो वही वाली बात होगी ना, मेरे को दिवाली सरकानियों में लगा पड़ा हूँ, कैन आई डू इट? आई कांट, दैट इज आउटसाइड ऑफ द बॉक्स ना, रियलिस्टिक ही नहीं है। अब लाओ पीछे से कोट्स, नथिंग इज इम्पॉसिबल, इज इट रियली मेकिंग सेंस ब्रो? इट्स नॉट। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं हथौड़ा उठा के मारूंगा। अब मेरे पास अगर समय की कमी है या मेरे पास इतनी ताकत भी नहीं है हथौड़ा, मैं भाई को बुला लूंगा, दोस्त को बुला लूंगा। अब वो भाई वो काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है तो मैं किसी मजदूर, किसी ऐसे इंसान को बुलाऊंगा जो ये काम करता है। माई पॉइंट इज, अगर मैं अपनी प्रॉब्लम से खुद डील कर पा रहा हूँ, अच्छी बात है। नहीं कर पा रहा हूँ, मैं फैमिली में बात करूंगा, मेरे को जो लगता है जो मेरी मदद कर सकता है करेगा। वो नहीं कर पा रहे हैं तो फिर मैं किसी ऐसे के पास जाऊंगा जो एक्सपर्ट है इन चीज़ों में, जिसने खुद कभी करा होगा या नहीं करा होगा, या जिसने पढ़ाई करी है इन चीज़ों की। आप कब तक मेडिकल से लेके दवाई खा सकते हो? एक पॉइंट तक ना, कि हल्का फुल्का सर दर्द है, खांसी जुकाम है, खा ली दवाई। अब सीवियर दिक्कत है, एक हफ्ते तक लगातार पेट दर्द हो रहा है, फिर क्या करोगे? जाओगे ना डॉक्टर के पास, जाओगे ना एक्सपर्ट के पास। बस वो पॉइंट है, आपको खुद देखना है कितना मैनेजेबल है आपके लिए और आपके लिए क्या हेल्दी है। कि अगर मैं कहने निकलूं कि नहीं इमोशनल सप्रेशन गलत बात है, थेरेपिस्ट के पास जाओ, यार आधे से ज़्यादा दुनिया जनता वो कर रही है, रियलिस्टिक भी नहीं है। और अगर मैं बोलूं भी यार कि अब जिस सर्वे की मैंने बात करी थी, ठीक है, तो उस सर्वे के हिसाब से ही हिंदुस्तान में इस वक्त पे हर 1 लाख आदमी पे एक साइकेट्रिस्ट है, एक साइकोलॉजिस्ट है। तो आई एम नॉट अ वेरी, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि नहीं दिस इज़ द ओनली सॉल्यूशन फॉर यू, बिकॉज, और सिर्फ इतना ही नहीं है यार, मैं अगर अपनी इस जिस फील्ड में मैं हूँ, ठीक है, एंड आई फील कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टू एड्रेस दीज चैलेंजेस। ये भी दिक्कतें हैं ना कि यार आप जिसके पास जा रहे हो वो इंसान कैसा है। हाँ, हर डॉक्टर तो अच्छा नहीं होता, किसी डॉक्टर की दवाई आपको लगती है, किसी की नहीं लगती है। तो वही इतना ही पॉइंट है कि लोग कह देते हैं ना कि थेरेपिस्ट के पास जाके क्या ही होगा, इतना ही सा होगा बस, और कुछ नहीं होगा। कि आपके इमोशन जो जकड़े हुए हैं
जिनको आप कर नहीं पा रहे, या आपके पास आपकी लाइफ में ऐसा कोई सपोर्ट है नहीं जो आपकी उस लेवल पे मदद कर सके जिससे आप वो इमोशन से अच्छे से डील कर सको। क्योंकि फिर होता क्या है ना कि आपने चलो काम तो कर लिया, पैसा बना लिया, अब बात आएगी, अब जब आप दोबारा से रिलेशनशिप बनाने जाओगे, आप बना ही नहीं पा रहे। बहुत से लोगों के साथ दिक्कतें आती हैं, अपना पास्ट नहीं भूल पा रहे। और जब तक किसी इंसान से कनेक्ट होने की ज़रूरत नहीं पड़ी आपको, कभी कनेक्ट नहीं हुए, तब तक उसकी इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आई आपको। अब जब बात आई शादी की, अब जब बात आई आपकी किसी से रिलेशनशिप फॉर्म करने की, अब वहाँ दिक्कतें खड़ी होंगी फिर आपके लिए, और वहाँ पे फिर होंगी लड़ाई, और आप उन लड़ाई का कॉजेज समझ नहीं पाओगे। क्योंकि आपको लगेगा कि आप दफनाए आए उस बात को, पर वो कहाँ दफनाए आप? ऐसा तो है नहीं यार कि निकाल के बाहर कमरे में, ऐसा तो है नहीं, जला दिया, ऐसा तो होगा नहीं। अपने तो अंदर ही तो दफनाया आप, और उस एक चीज से आपका एक लाइफ का पैटर्न बन गया। हाँ, हैबिचुअल हो गए तुम। आप हैबिचुअल हो गए, आपका एक पैटर्न बन गया, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। उससे रिलेटेड अभी कुछ आया नहीं था, ठीक, कि ट्रस्ट इश्यूज अगर हैं आपको, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि लोगों को हो जाते हैं ट्रस्ट इश्यूज, अब आपने उन ट्रस्ट इश्यूज को एड्रेस नहीं करा कभी भी, आपने कहा मैं भरोसा ही नहीं करूंगा किसी पर, ठीक। अब ये कैसे अफेक्ट करेगा? पहले तो आपके काम में कि यार आप अकेले तो सब कुछ कर नहीं सकते, नहीं कर सकते ना। आपकी मान लो 4 लोग की टीम है, ठीक, आपने किसी को काम दिया, आपको भरोसा ही नहीं है कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अब आप उसको 10 बार पूछोगे तुम कर रहे हो नहीं कर रहे, तुम कर पा रहे नहीं कर पा रहे, अब उसको दिक्कत नहीं होगी उस चीज़ से, वो पलट के आपको कुछ बोलेगा, आप परेशान हो जाओगे, मेरे को जवाब मेरे को बोल कैसे दिया, ठीक। रिलेशनशिप बनेगी आपकी, आप उस पर हर दूसरे वक्त पे सवाल करोगे, डाउट करोगे। कब तक सफाई देगा एक इंसान? कब तक जस्टिफाई करेगा आपको? एक वक्त पे आपको खुद के लिए, अब ये जो सवाल था भाई का कि पास्ट डिफाइन करता है क्या फ्यूचर को, ठीक है, पास्ट डिफाइन करता है, पास्ट डिसाइड करता है आप फ्यूचर में कैसी हरकतें कर रहे हो, पर ये आपके पास हमेशा ऑप्शन रहेगा कि आप उस पास्ट पे रिफ्लेक्ट करो, उससे सीखो और अपने प्रेजेंट में अपने एक्शंस को बदलो। वो डिसाइड करेगा आपका फ्यूचर। क्योंकि अगर आपने मान लो मेरा 2 साल पहले का पास्ट है, ठीक, ये मेरा है प्रेजेंट, मेरे 2 साल बाद का है फ्यूचर, ठीक है। 2 साल पास्ट पहले मैंने कुछ ऐसा किया, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से आज मैं ऐसा हूं अपने प्रेजेंट में। मैंने आज अब ना तो कुछ बदला, ना मैं जैसा मैं जी रहा था अपने पास्ट में 2 साल पहले वैसा ही मैं जीता रहा, तो मेरे फ्यूचर के लिए तो ये वाला पास्ट हो गया ना। हाँ, तो हमेशा करता ही जाएगा, करता ही जाएगा, करता ही जाएगा, मैं बदल ही नहीं रहा ना। वही वाली बात है, ABC करके X आ रहा है, X से मुझे अच्छा नहीं लग रहा, फिर ABC हो गया, ABC मैं करता चला जा रहा हूँ तो करता चला जाएगा, आपका पास्ट इन्फ्लुएंस करता जाएगा। इसमें भी कुछ एब्सोल्यूट नहीं है करेगा या नहीं करेगा, आप पे डिपेंड करता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, इट ऑल कम्स डाउन टू यू। वही आ जाता है ना इसमें, विक्टिम मेंटेलिटी यहाँ है तुम्हारी या नहीं है। लोगों की मेजोरिटी विक्टिम मेंटेलिटी होती है कि हमारे साथ पास्ट में ऐसा हुआ है, हम कितने बेचारे हैं, वो ये सोचते हैं, तो इस चक्कर में उनका फ्यूचर भी वैसे ही बनता जाता है जैसा आपने कहा। उसके लिए भी ना, रियली सॉरी, मैं ये जो विक्टिम मेंटेलिटी हम जिस तरीके से पुट आउट करते हैं, ठीक है, तो हम ना बहुत ही ऐसे बोल देते हैं कि यार क्या बेवकूफ़ या इंसान है ना, एक वो इमेज हम जड़ देते हैं उस इंसान की। पर वही वाली बात जो मैंने रेपिस्ट के कंटेक्स्ट में बोली थी कि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या रीजंस हैं इस इंसान के ऐसे करने के। इसको भी पता है कि इस मेंटेलिटी के साथ मेरे जीवन में दिक्कतें आ रही हैं, पता उसको भी है, ऐसा नहीं है पता नहीं है उसको, पता है उसको। वो मिलता है उससे बहुत, क्योंकि मैंने भी करा है, कहीं ना कहीं हम सब ने करा है एक टाइम पे। एक वो मिलता है, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, लोग दया करते हैं, प्रीति मिलती है, सिंपैथी मिलती है, लोग हमें सुनते हैं, वो अच्छा लगता है। बट अगर लॉन्ग रन में तुम अगर खुद को देखो, तुम्हारे अंदर थोड़ा भी वो ना कि खुद को थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, तो पता चल जाएगा कि भाई ये बहुत गलत जा रहा है और मैं बहुत गंदा फकअप होने वाला है। सही बात है। तो बात यही है बस कि आपको देखना पड़ेगा कि आपके लिए ज़रूरी क्या है जीवन में, आप किस चीज़ को कितनी प्रायोरिटी दे रहे हो, ठीक है। कि आपके लिए बस यही इतना ही बहुत है कि यार मेरे को कोई दया दे दे, मेरे को मैं रोऊं तो मेरे आंसू पहुंचे जाएं बस, और यही होता रहे मेरे साथ, ठीक है। तो फिर आप कर क्या रहे हो, फिर हो क्या रहा है जीवन में, आप कैसे इंसान बन रहे हो, फिर आप कैसे रिलेशनशिप फॉर्म कर रहे हो, फिर
क्या आपके रिलेशनशिप वाकई सस्टेनेबल हैं भी? क्या आप देखो ना ज़रा झांक के खुद में, कि आप इस तरह से जी रहे हो, हर दूसरे साल हर एक साल बाद एक ब्रेकअप हो जाता है। मैं हर महीने मेरे को कोई और इंसान चाहिए पड़ता है। वो सस्टेनेबल रिलेशनशिप जो कि आप चाहते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं, सस्टेनेबल रिलेशनशिप ही ज़रूरी होती है। आप बताओ ये तो भाई आपके लिए क्या ज़रूरी है, आप बता दो। अगर नहीं है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पर आपको उससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए फिर भाई। हाँ, मुझसे आप कुछ भी बोल दो, मैं नहीं थोप रहा, मैं कोई थ्योरी नहीं थोपूंगा। मैं इसीलिए ना बहुत ही कम मेंशन करता हूँ अपनी बातों में इन चीज़ों, क्योंकि क्या करोगे आप, मुझे पता है, ठीक है। तुम्हें करनी अपने मन की है, तुम्हें अपने मन की ही करनी है, तुम सुन लोगे, सब तुम कुछ सुन देख लोगे, कर लोगे, ठीक तुम्हें है। एविडेंस भी मिल जाएगा, तुम्हें फैक्ट्स भी मिल जाएंगे कि इतने % है, ये है, तुमने यू ये डोंट किया था, केयर अबाउट इट। तुम करनी लास्ट में तो अपने मन की एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो तुम तो मुझे इतना बताओ कि तुम्हें अगर अपने मन की ही करनी है, तो क्या ये करके तुम्हारा मन खुश है तुम्हारे साथ? तुम तो इतना बताओ बस मुझे। और तुम जो कह रहे हो मुझे, मैं अपने मन की, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, तुम्हारा ये मन क्या है? मन क्या है ये पता है तुम्हें? मन क्या है? अगर तुम इतना ही जानते हो अपने मन को, ठीक है, तो फिर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि हर रात बैठ के सोचते हो कि अरे कल सुबह उठ के तुम्हारा भाई कमबैक करेगा, ये करेगा। सुबह अलार्म बजता है तो तुम्हारे 4 घंटे बीत जाते हैं और अलार्म उठने, बिस्तर से उठने में कमबैक नहीं हो रहा। कमबैक नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, फलाना नहीं हो रहा, ढमकाना। जानते हो खुद को? जानते हो क्या मन को? बहुत मेहनत लगती है यार, बहुत मेहनत लगती है अपने आप से जीतने में। अपने आप से जीतना नहीं है यार, पता शुभम, क्योंकि अपने आप से लड़के जीत के करोगे भी क्या? क्या पाओगे अपने आप से जीत के? अपने आप नहीं, अपने आप से जीतना एज इन मेरा मतलब है कि एक वर्जन तुमने अपने आप का देखा है जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, और एक वो चीज़ तुम कर रहे हो, यहाँ से वहाँ पहुँचना बहुत टफ हो जाता है। हाँ, बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत, बिल्कुल सही बात है, बहुत मेंटल रेजिलियंस चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए ना मैं ये बोलता हूँ, बहुत सरल है कि अब जाहिर सी बात है कि आप सुनोगे, इतना सुनोगे तो आप बताओगे अरे अर्जुन भाई इतना इतना तो बता दिया, ये भी तो बताओ कि करें क्या। तो बहुत आसान है, खुद को ना अपने बच्चे की तरह रखो यार। कहने का मतलब ये है कि तुम्हारा अगर बच्चा होगा और अगर वो दुखी है तो उससे तुम क्या बोलोगे जाके? क्या तमाचा मार दोगे? रो रहा है और दे दिए बोल। या क्या करोगे कि जा तू जा पढ़ाई कर, ये करोगे उसके साथ? क्या करोगे? और प्यार करोगे, आंसू पोंछोगे, पर क्या यही करते रहोगे उसके हमेशा? नहीं, कभी तो बोलोगे ना उससे, बेटा मैं समझ गया आपके साथ बुरा हुआ है और इस उदासी में, इस तकलीफ में मैं आपके साथ हूं, पर आप ये बताओ कि इसके बाद क्या? ये तो बोलोगे ना। यही थोड़ी बैठे रहोगे, यही थोड़े बैठे रहोगे, तो खुद के साथ क्यों नहीं कर रहे आप वो? मैंने थोड़ा अलग रास्ता चुना था। हाँ हाँ, मैंने थोड़ा नार्सिसिज्म वाला चुन लिया था। हाँ हाँ, कैसे नहीं होगा, इसकी गुद्दी पकड़ दूंगा मैं। या तो ये रहेगा या तो मैं रहूंगा। हाँ हाँ, मेरे को नार्सिसिज्म का, हाँ हाँ, इसके लिए मुझे बहुत हेट मिलता है, मेरे साथ वाले भी मुझे बहुत हेट करते हैं इसके लिए, बट भाई नार्सिसिज्म बहुत जरूरी है। अगर तुम्हें जिंदगी में थोड़ा बहुत कुछ करना है या उस पिटी लाइफ से ऊपर उठना है ना, तो तुम्हें खुद पे विश्वास, खुद पे तो अंधा विश्वास होना ही चाहिए। इसको मैं नार्सिसिज्म नहीं बोलूंगा। नार्सिसिज्म में क्योंकि एक इम्प्लीकेशन है कि आप ना दूसरे को नीचा दिखा रहे हो। वो नहीं, आपका मोटिव तो है ही नहीं, तो आप नार्सिसिस्ट नहीं हो। मैं जीतूं, सामने वाला जीते ना जीते मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे जीतना चाहिए। मुझे तुम्हारी जीत से अफसोस नहीं है, हाँ, मुझे अपनी हार का बुरा लग रहा है बस। बस मैं भी चाहता हूँ मैं जीतूं, तुम जीत गए, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है, कि मैं बोल रहा हूँ ये सही बोल रहा हूँ, ठीक है, पर इस सही का बेसिस भी तो है कुछ, इस वजह से सही बोल रहा हूँ। मैं तुम्हें गलत साबित नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात भी सुनो, ये नार्सिसिज्म नहीं है। और ये ना थोड़ा सा है भी, मतलब हमारा ना शब्दों का, दिस डोंट कंसिडर एज अ डिसरिस्पेक्ट, मैं तुम्हारे ऊपर नहीं बोल रहा हूँ, है ना, मैं जनरली बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी कुछ समय पहले, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरा छोटा भाई जैसा है, ठीक है, वो मेरे को मिला, मेरे को बताया कि यार भैया ADHD है मेरे को। तो मैं क्या, ओके देखो कैसे है? तो बताया भैया लखनऊ में मैं एक जगह पे गया था और उन्होंने मेरे को बोला, एक साइकेट्रिस्ट थे, उन्होंने मेरे को बोला कि तुमको ADHD है। तो मैंने बोला कि तुमको वो कैसे बताया कि ADHD, कैसे पता कैसे चला उस इंसान को? कह रहा भैया बस बात करी थी, बात करके बोल दिया था ADHD। तो फिर मैंने उसको बोला बेटा ऐसे नहीं होता यार, दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपको कुछ भी है, ठीक है,
गूगल पे मत जाओ, हाँ, भाई वो मार देता है तुम्हें। ठीक है, हाँ गूगल पे मत जाओ, ठीक है। अगर आपको जाना ही है कहीं, ठीक है, तो आप थोड़ा सा डिटेल में जाओ, सॉरी, किताबें तलाशो थोड़ी सी, ठीक है। अब कहाँ मिलेंगी कहाँ नहीं मिलेंगी, जिस गूगल पे डिक्शनरी में एक लाइन पढ़ के हो जाता है, थोड़ा और तलाशो, ठीक है। कुछ अच्छे क्रिएटर्स भी हैं जिनसे आप बात कर सकते हो, ठीक है, उनसे जाके बात करो। कुछ अच्छे क्रिएटर्स भी जो रिस्पॉन्स भी करते हैं यार, आप ढूंढो जाके, थोड़ी सी मेहनत करो। अब अगर मैं यहीं बता दूं, नाम बोल दूं तुम्हारे लिए बिल्कुल हल्का सब, मेहनत करो थोड़ी सी, मिलेंगे, ठीक है। ढूंढो थोड़ा सा, ठीक है, उनसे बात करो बैठ के, डीएम करो, रिस्पॉन्स करो, क्वेश्चन करो, मिल जाते हैं तुम्हें आंसर। थोड़ी सी पढ़ाई कर लो, थोड़ा सा डेप्थ में उतरो चीज़ों के, हाँ, है ना, वो सरफेस जरूरी लेवल है, बहुत हो गया लोग, वो जरूरी है। ऊपर से देख के बोल देता है कि हमें डिप्रेशन है, हमें ADHD है। एग्जैक्टली, उनको पता ही नहीं है कि ये कितनी सीवियर चीज़ें हैं। और हाँ, गूगल वाली बात रही, मैं आपको मेरे को एक टाइम पे कुछ हुआ था यार, मतलब कुछ ऐसी खांसी हो रही थी, कुछ ऐसी तबीयत खराब हुई थी। हाँ हाँ, मैंने और मेरे दोस्तों ने, मतलब कुछ अलग हो रहा था, मतलब नॉर्मल खांसी जुकाम नहीं था, कुछ अलग था। तो मैंने और मेरे दोस्त मेरे कमरे में बैठे थे, हम लोग बात कर रहे थे। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा गूगल करता हूँ। उसने सब कुछ डाला कि ये हो रहा है, ऐसा ठीक है, फील हो रहा है, ठीक ये है, हो रहा है। ठीक है, उसने 2-3 चीजें बताई कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है। लास्ट में यू आर ऑलरेडी डेड, उसमें लेजिट ये लिखा था यू आर ऑलरेडी डेड। मतलब यू विल डाई, हाँ ये हाँ सब समझ में आ हाँ, रहा है, you यू are आर already dead। ऑलरेडी डेड। मैं इसके लिए ना, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि इंटरनेट पे, ठीक है, या कोई भी कहीं पर भी, जीवन में कोई एक इंसान भी, इंटरनेट पे कोई भी, ठीक है, इवन मैं जो बातें बोल रहा हूँ ये भी, दीज आर नॉट एब्सोल्यूट ट्रुथ्स ऑफ योर लाइफ, दीज आर नॉट, दे कैन नॉट बी। तुम्हें अपना रास्ता खुद बनाना है। Exactly. I don't know you. You don't know me. I'm just a random creator that's coming into your feed. आप सुनो, अगर आपको सही लग रहा है, आप सवाल करो पहले तो, मुझसे कर सकते हो, मुझसे कर लो, कमेंट में डाल दो, टाइम मिलेगा मैं रिस्पॉन्स कर दूंगा। मतलब मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ क्रिएटर कि आपके मैं DMs को रिस्पॉन्स करूँ, तो मैं करूँगा, ठीक है। और मेरी जो बताऊँ भी, जवाब भी दूँ, उसको भी ना ऐसा बस एब्जॉर्ब मत कर लो, बी ए एक्टिव कंज्यूमर ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल रही है ना, तो क्रिटिकल पर्सपेक्टिव रखो चीज़ों की तरफ, कि ये सही भी है या नहीं है, क्यों सही है, किन कंटेक्स्ट में सही है। कि अब जैसे गूगल ने ये बोला, ठीक है, तो गूगल जिन पर्सपेक्टिव्स को कंसिडर कर रहा है, जिन कंटेक्स्ट को कंसिडर कर रहा है, उसके हिसाब से वो सही है। पर क्या पता वो कंटेक्स्ट आपके पास है ही नहीं। वो यहीं पे फिर आ जाता है कि आप थोड़ा सा खुद में भी थोड़ा सा एक्टिव रहो, बस इतना है। सो वेल, हम अपने पॉडकास्ट के लास्ट सेगमेंट में पहुंच गए हैं। हालांकि बहुत सारे सवाल थे जो छूट गए, जो कर नहीं पाए, मे बी कभी फिर सॉस से। हाँ हाँ, तो हमारे पॉडकास्ट का लास्ट सेगमेंट ये होता है कि ओके, एनी थॉट, एनी कोट और अ प्रिंसिपल ऑफ योर लाइफ यू लिव बाय। एनी वन थॉट, कोट, प्रिंसिपल यू लिव बाय। अगर कोई एक चीज़ आपके जीवन से तकलीफ़ों को या दुख को हटा सकती है, ख़त्म कर सकती है, या आपको इतनी ताकत दे सकती है उन चीज़ों से निपटने के लिए, तो वो सिर्फ एक ही है, वो है आपका ज्ञान। और जो महात्मा बुद्ध ने बोला है, सालों पहले कह के चले गए, पर पता नहीं क्यों हम अब समझ ही नहीं पा रहे, अपो दीपो भवा, मतलब अपने दीपक खुद बनो। ये मैंने सुना है, किसी के मुझसे तो सुना है मैंने। और ठीक है, बहुत ज़रूरी बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं आप खुद को अंधेरे कमरों में ज़बरदस्ती बंद कर लो, किसी के साथ मत रहो, किसी से अपनी रोशनी बांटो मत, इसका मतलब ये नहीं है। पर अपने जीवन में रोशनी के लिए, अपने जीवन में खुशियों के लिए, संतुष्टि के लिए किसी पर निर्भर मत रहो, बस इतना सा है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये एक स्टोरी थी ना जिसमें गौतम बुद्ध के शिष्य होते हैं, वो दीप जलाते हैं, उनमें से एक बोलता है कि मैं तो चाहता था आप हमेशा हमारे साथ रहें, पर आप जा रहे हैं, हम तो कर नहीं पाए। तब वो बोलता है, तब वो बोलते हैं ये बात, हाँ, ठीक है। तो तुम्हें मेरी बातों में इतनी सारी बातें तो तुम अगर सुनोगे तो मेरी बातों में तुम्हें बहुत लोगों की बातों की झलक दिखेगी। क्योंकि मैं इस बात में बिलीव करता हूँ, ये बोली भी है किसी आजकल के क्रिएटर ने, कि मैं कुछ भी नया नहीं कह सकता। ऐसा कुछ है ही नहीं जो पहले बोला ना गया हो, कुछ नहीं है। मैं क्या बोलूँगा? जो मैं बोला वो आ कहाँ से रहा है? किताबों से जो मैंने पढ़ी है, जो किताबें में पढ़ पाया, जिन लोगों को मैं जान पाया, जिन लोगों को मैं सुन पाया, ठीक, मेरे अनुभवों से। अब ऐसा तो है नहीं इस दुनिया में मैं ही इकलौता हूं जिनको इस तरह के अनुभव हुए। हाँ, उन अनुभवों से मैंने कैसे अनुभव किए, मुझे क्या सीखने को मिला, मेरा नजरिया अलग हो सकता है।
तो मेरे शब्द अलग हो सकते हैं, मेरा तरीका अलग हो सकता है, बातों की मीनिंग अगर वाकई तलाशोगे तो वही है यार, उतना ही है। और तुम्हें उतना ही समझना है कि लोग कहते हैं ना कि यार जीवन ये, जीवन वो, फलाना ढिमकाना, यार कुछ नहीं है यार जीवन। आप समझो तो, सरल तो करो जीवन को थोड़ा सा। मैं तो कह रहा हूँ ना, आनंद तलाशो, पर खुद को इतनी समझ भी तो दो कि आनंद, अच्छे आनंद की तरफ चलो, बढ़ो भी तो। आपको पता ही नहीं है आनंद भी, ऐसा आनंद भी होता है कि किसी को पार्टी करने में आनंद मिल रहा है, बिल्कुल होता है। किताब पढ़ने में भी तो आनंद है, आप ट्राई तो करो। मैं ये नहीं कह रहा पार्टियां नहीं करो, खूब करो, बढ़िया बात है यार, करनी चाहिए पार्टियां, पर वो भी तो एक आनंद है जिससे आप कभी जा ही नहीं रहे जिसके पास। तुम्हें अपनी खुशी खुशी लगती है, तुम्हें दूसरों की खुशी दुख लगता है, तो जाओ भी तो उधर तक थोड़ा सा।